जय श्री राम। टॉपिक है एक है तो सेफ है। प्रयास करूंगा अगले 1 घंटे 1.5 घंटे में कि हम अपनी कम से कम एकता को प्रदर्शित करें कि हम कितने एक हैं। चूंकि हमारे सामने वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं, बुजुर्ग पत्रकार, सॉरी युवा पत्रकार अशोक श्रीवास्तव सर, तो मैं थोड़ा सा अशोक सर के साथ वो लिबर्टी ले सकता हूँ, आप लोग मत लीजिएगा। वरिष्ठ कहिए ना, मैंने वही कहा सर, वरिष्ठ। एक और बुजुर्ग की प्रतिक्रिया आ गई। एक दूसरे वरिष्ठ की जब 2015 में जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगे थे, तो ट्रस्ट भी बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि कुछ अजीब सी घटना हो रही है, पर मुझे नहीं लगा था, क्योंकि मैं बेगूसराय के उस पॉलिटिक्स को अच्छे से जानता था जो कि लेनिनग्राड से त्रस्त था और जातियों में विभाजित करता था। लेकिन अशोक सर, उस समय जो पत्रकारिता हुई, जो भारत की एकता को खंडित जेएनयू में जितना नहीं किया, उससे अधिक उस समय की पत्रकारिता जगत के कुछ प्रख्यात सो कॉल्ड नाम है, उन्होंने जितना खंडित किया, उसको सर आप कैसे देखते हो? और वो अभी तक जारी है। अभिषेक, देखिए, जो जेएनयू में हुआ, अगर उसकी बात करेंगे तो वो जाहिर सी बात है, वो आपके लिए शॉकिंग नहीं होगा, हमारे लिए शॉकिंग था। एक दिल्ली की यूनिवर्सिटी के अंदर, दिल्ली में देश की राजधानी, वहां पर जो है एक प्रतिष्ठित प्रख्यात यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ लोग एक आतंकवादी की बरसी सेलिब्रेट करते हैं, उसकी बरसी मनाते हैं। वो आतंकवादी जिसको भारत की सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, उसको कुछ सो कॉल्ड स्टूडेंट ये कहते हैं कि ये जो है ये जुडिशियल किलिंग है, यानी आप देश की सर्वोच्च न्यायालय को आप हत्यारा बता रहे हो, आप ये कह रहे हो कि, और उसके बाद एक आतंकवादी की बरसी मनाते हो और फिर जो है उसमें नारे लगते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो ये जो आपके लिए शायद, लेकिन मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। तो मुझे लगा यूनिवर्सिटी में आके थोड़ी लड़ेंगे इनसे, तो मुझे लगा लड़ना तो हमें पड़ेगा। तो वो लड़ाई जो शुरू हुई, वो लड़ाई आज तक खत्म नहीं हुई है, आज भी खत्म नहीं हुई है, मैं अब साफ तौर पर कहता हूँ। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है, क्योंकि इस हमारे सत्र का शीर्षक है एक रहेंगे सेफ रहेंगे। ये ज़रूर है कि 1916 की ये घटना है, 2016 की घटना है। 2016 के बाद जिस तरह से इस देश में हिंदू एक हुआ, उसके कारण वो आवाज़ें, जो आवाज़ें उस वक्त ये नारा लगाने वालों को देश का नायक बना रही थी, वो आवाज़ें आज सुनाई नहीं देती, या सुनाई देती हैं तो उन आवाज़ों का इफ़ेक्ट नहीं होता। अब उन लोगों ने, जिन लोगों ने नारा लगाया, उनमें से अब देखिए कि आज वो लोग कहाँ पर हैं, उस वक्त कहाँ थे जब ये नारे लगे थे। और मीडिया की आपने भूमिका की बात करी, मुझे अच्छी तरह से याद है, जैसे ये नारे लगे और उसके बाद राहुल गांधी और सीताराम येचुरी, ये सब लोग जब जेएनयू में दरवाजे पर उनके जाके खड़े हो गए और कहा रहे ये तो स्टूडेंट है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, ये वो करके, उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद सबसे पहले बरखा दत्त जी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हुआ था। बरखा दत्त जी उस कन्हैया कुमार को अपने रूम में ले गई, कहीं ले गई, और आधे घंटे का कन्हैया कुमार का इंटरव्यू होता है, ये बताते हुए कि वो जो कुछ हुआ वो क्या था, उनको आज़ादी किस लिए चाहिए, किस चीज़ से आज़ादी चाहिए। तो आप सोचिए कि अगर जो व्यक्ति इस तरह के नारे लगा रहा है, उसकी जगह जो है जेल में होनी चाहिए, या उसकी जगह जो है एक टेलीविज़न स्टूडियो में होनी चाहिए, किसी चैनल पर आधे घंटे वो हमको ज्ञान देगा, एक ऐसा व्यक्ति जो भारत तोड़ने की बात कर रहा है। लेकिन ये हुआ, और उसके बाद जैसे होड़ लग गई, मुझे नहीं मालूम, राजदीप, रवीश कुमार, इन सब लोगों ने जो है उस व्यक्ति कन्हैया कुमार के धड़ाधड़ इंटरव्यू लिए, और उसका परिणाम ये हुआ कि वो कन्हैया कुमार आज इस देश का एक ऐसा, देश के जो विपक्ष के नेता हैं उनका एक तरह का राइट हैंड आज बन चुका है। तो ये जो मीडिया ने जो किया वो तो ये है, लेकिन इस देश के लोगों ने क्या किया? मीडिया में तो जो लोग थे, जो जयचंद नहीं कहना चाहिए मुझे, लेकिन कुछ और शायद मुझे सही नाम, मीर जाफ़र बोल देता हूँ, मीर जाफ़र, जो मीडिया में जो मीर जाफ़र थे, उन्होंने जो कुछ किया उसका तो हमने देखा। लेकिन इस देश की सनातन की शक्ति ने क्या किया, इस देश के लोगों ने क्या किया? इस देश के लोगों ने ये किया, उसी कन्हैया कुमार को 2 बार उसकी हैसियत दिखा दी। जब वो 2 बार चुनाव में खड़ा हुआ, दोनों बार उसकी ऐसी हालत करी, ऐसी दुर्गति करी, शायद तीसरी बार चुनाव लड़ने से भी वो शायद
हिम्मत नहीं करेगा। और इस देश ने क्या किया, वो जो उमर खालिद और गैंग था वो आज कहाँ खड़ा आपको पता है। उमर खालिद जो है आज वो किस तरह की सिचुएशन में है वो आप देख रहे होंगे। और एक तीसरी शहला राशिद थी, आज वो देश की नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी की फ़ैन है। और आज तो मैं भी शहला राशिद का फ़ैन हूँ, क्योंकि उन्होंने एक थ्योरी दी जो मुझे बड़ी पसंद आई। उन्होंने एक इंटरव्यू में शहला राशिद ने बोला कि भाई हम लोग ये सुनते थे कि भारत जो है, भारत का जो विभाजन है वो रिलीजियस आधार पे हुआ है। तो शहला राशिद ने कहा भारत का विभाजन रिलीजियस आधार पे नहीं हुआ, भारत का विभाजन जो है इस्लामी आधार पर हुआ है। क्योंकि भारत का विभाजन होकर अगर एक हिंदू देश एक मुस्लिम देश बनता तो आप कह सकते थे भारत का बंटवारा रिलीजियस आधार पर हुआ है, लेकिन भारत के बंटवारे के बाद एक इस्लामी मुल्क बना, इसलिए भारत का बंटवारा जो है इस्लामी आधार पर हुआ। तो आज तो मैं उस शहला राशिद का फ़ैन हो गया हूँ, आज उसकी जो इस तरह की बातें हुई। तो ये सब जो परिवर्तन है ना अभिषेक, ये समझना ये परिवर्तन क्यों आया। 2016 उसके बाद 2014 उसके पहले आप चले जाइए, ये परिवर्तन इसलिए आया क्योंकि धीरे धीरे इस देश के लोगों को ये समझ आया कि हमारा धर्म जो है क्या है, हमारी शक्ति क्या है, हमारी सनातन परंपराएं क्या हैं, हमारी जो एकजुटता है वो क्या कर सकती है। हालांकि अभी भी आप देखिए तो कुल मिलाकर देखेंगे ऐसा नहीं है कि हम सब लोग बड़े एकजुट हो गए, आज भी जो है लोगों में बिखराव है, आज भी सब लोग एकजुट नहीं हुए। लेकिन ये जो एकजुटता थोड़ी सी भी आई है, आप इसको मान लीजिए 30-40% एकता आई है, उसका असर आप देख रहे हैं, हर जगह दिखाई देता है। उस पर और बात करेंगे आगे। लेकिन और उसी एकता के कारण ये जो जिन पत्रकारों के नाम लिए ना, आज ये लोग कहाँ पे खड़े हैं आपको मालूम है अच्छी तरह से। आज इनके भले ही इनके YouTube चैनल पर आपके जितने फॉलोअर हों, लेकिन इनको एक्चुअल में कितने फॉलो करने वाले हैं, कितने लोग, इनकी बात का इम्पैक्ट क्या होता है। और फॉलोअर तो कहीं से भी आ जाते हैं, आपको मालूम है। पाकिस्तान और ईरान से भी फॉलोअर आते हैं, टर्की से भी फॉलोअर आते हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट क्या होता है वो देखिए कि ये लोग मिलियंस फॉलोअर लेकर बैठे हैं, लेकिन इनकी बात का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। तो ये एक हैं तो सेफ है कि ताकत है, इसको समझने की ज़रूरत है। थैंक यू सर। प्रखर सर, एक क्वेश्चन आपसे भी है। एक है तो सेफ है, महाराष्ट्र चुनाव हरियाणा चुनाव में बहुत चला, लेकिन मैं इसको पत्रकारिता में इसलिए रखूँगा क्योंकि उनकी बातें बहुत दूर तक पहुँचती है, चाहे सेंटर में कोई पत्रकारिता करता हो या सो कॉल्ड राइट विंग, तो ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता नहीं मेरे दृष्टिकोण में, क्योंकि वो सत्य की बात करते तो मैं सत्य विंग कह सकता हूँ, राइट विंग तो मतलब नहीं बनता। और फार लेफ्ट, एक शीरों का इंसिडेंट आता है, वो भी भारत को विभाजित करने का एक बड़ा प्लान सुनियोजित ढंग से हमने देखा दिल्ली दंगों के पहले। उस वक्त भी पत्रकारिता का एक रोल मैंने देखा कि कुछ लड़कियों को आइडेंटिफाई किया, उनको शीरो बनाया गया हीरो की जगह। और उन दिनों आप दूरदर्शन में संभवतः नहीं थे। कितना टफ हो जाता है कि ऐसे समय में कि देश मुझे देख रहा है, सुन रहा है, वो एक पत्रकार से एकता की उम्मीद लगाए हुए है कि ये भारत को जिम्मेदार लोग विखंडित नहीं होने देंगे। जब पूरा एक इकोसिस्टम विखंडित हो, सिर्फ टीआरपी के रेस में या कुछ और कहें विखंडित करने के प्रयास में हो, और आपके पास दूसरी जिम्मेदारी हो किसको बचाना है, कैसे देखते हैं सर आप इसको? देखिए, जब आप काम करते हैं लंबे समय तक तो ये स्थितियाँ आती हैं, और ये स्थितियों में आपको एक प्रोफेशनलिज्म अपनाना चाहिए। ठीक है, मेरी ज़िंदगी में कहीं आया, मैं नौकरी करता हूँ, ठीक है, नौकरी की तरह करूँगा, लेकिन जहाँ देश की बात आती है, जहाँ आपको लगता है कि आपका एक प्रोफेशन है और एक तरफ देश है, तो फिर आपका दूसरी चॉइस नहीं होना चाहिए, आपको देश की तरफ जाना चाहिए। आप जिस काल का जिक्र कर रहे हैं, ये बात है 2019 की, और 2019 के जिस महीने की बात है, तब तक नरेंद्र मोदी दूसरी बार भारी बहुमत से चुनाव जीत चुके थे, 300 से ज़्यादा सीटें लेकर आ चुके थे। लेकिन एक पूरा एक माहौल बनाया गया 2014 के बाद से कि 2014 के बाद कोई गोदी मीडिया टाइप की कोई चीज़ है जो पीएम मोदी की गोदी में बैठी हुई है। उसका सीधा सीधा मतलब ये है, उसको गोदी मीडिया उन लोगों ने नाम दिया। ये है, ये पूरा एक परसेप्शन बनाया गया, एक नैरेटिव पूरा सेट किया गया, किन लोगों ने किया, जिनकी आप मिमिक्री करते हो अपने शो में, ठीक है। तो उन लोगों ने पूरा परसेप्शन सेट कर दिया कि भाई गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है। और मैं जिस समय की आप बात कर रहे हो, दिसंबर 2019 की बात कर रहे हो, मोदी लगातार दूसरी बार चुनाव जीत चुके हैं, 300 के ऊपर सीटें ला चुके हैं, और तब भी पूरा इकोसिस्टम, जो कहने को फिल्म का डायलॉग है, वो बार बार हर मंच पे इस बात पे बात होती है, कश्मीर फाइल्स का जो डायलॉग है कि ठीक है सरकार किसी की भी, वो सिस्टम हमारा है। तो इस सिस्टम की जड़ें इतनी गहरी हैं। अशोक जी तो मुझसे बहुत पहले से जर्नलिज्म कर रहे हैं, अशोक जी ने सब देखा है। मैंने अलग अलग देश के 6-7 बड़े बड़े चैनलों में काम किया है। इनका इकोसिस्टम, इनकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि इनका निर्मूलन नहीं हो पाया।
या शायद कोशिश नहीं की गई। तो जब भी ऐसे मौके आते हैं जब आपको देश के साथ खड़े होना चाहिए, तब ये कहीं ना कहीं उस दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं जो ठीक नहीं होता। मैं आपको उसके पहले का एग्जांपल बता देता हूँ। मैं एक चैनल में काम करता था, बाटला इनकाउंटर हुआ था, बाटला हाउस इनकाउंटर। नई पीढ़ी को अगर ना मालूम हो तो एक मूवी भी बनी हुई है उसमें। उसमें यह तय हुआ, देखिए चूँकि मैं क्राइम हेड भी रह चुका हूँ, मैं जी न्यूज़ में क्राइम हेड रह चुका था, तो मुझे मालूम है कि दिल्ली पुलिस की फंक्शनिंग कैसी है। उसके बाद में उस चैनल में नौकरी करने के लिए गया, बाटला इनकाउंटर तब वहाँ पर हुआ। तो उस एनकाउंटर को फर्जी साबित करने की उस चैनल ने कोशिश करी। मैं वहीं पर नौकरी करता था। मेरा तर्क ये था कि दिल्ली पुलिस पे 50 आप सवाल उठा सकते हो, लेकिन दिल्ली पुलिस इतनी बेवकूफ़ पुलिस नहीं है कि जुम्मे के दिन सुबह सुबह मुस्लिम बहुल इलाके में फर्जी इनकाउंटर करने जाएगी। फर्जी इनकाउंटर रात के अंधेरे में होते हैं। हम सब ने पढ़ा है कि रात के अंधेरे में वही जो एक प्रेस रिलीज चलती है कि पुलिस पार्टी ने देखा, गोली चला दी, जांग से सट के गोली निकल गई, ये कहानी होती है फर्जी इनकाउंटर की। लेकिन वो इनकाउंटर जुम्मे के दिन मुस्लिम बहुल इलाके में सुबह सुबह हुआ, दिन की रोशनी में। उसको भी सवालों के घेरे में लेने की कोशिश की गई, उस चैनल ने की। उस चैनल की उस वक्त की एक रिपोर्टर होती थी, आजकल वो एक प्रोपेगेंडा वेबसाइट के अंदर बड़ी सीनियर पोजीशन पे है और मुस्लिम महिला पत्रकार है, और पूरी दुनिया में अल जज़ीरा और CNN जैसे चैनलों में बैठ के भारत विरोधी बातें करती है। तो वो उस वक्त वहाँ पे रिपोर्टर होती थी। उसने कहा कि ये सब जो हो रहा है भावनाओं को आहत करने के लिए हुआ है। तो उसका स्टैंड था उस चैनल के अंदर, और ये तय हुआ कि जो आतंकवादी हैं जो उसमें मारे गए उनके लिए तथाकथित लिखा जाए। तो मेरा स्टैंड ये था कि नहीं, मैं तथाकथित नहीं लिखूंगा, या तो मैं लिखूंगा नहीं खबर, या मैं तथाकथित तो नहीं लिखूंगा। तो आपको स्टैंड लेना पड़ता है। तब शायद हम 2 लोग थे, मेरा मित्र था, वो भी मीडिया से आउट कर दिया गया किन्हीं वजहों से, या वो भी बताऊंगा मैं क्यों आउट कर दिया गया, और मुझे भी अपना एक अलग रास्ता लेना पड़ा, और मुझे वो चैनल छोड़ना पड़ा कुछ दिनों बाद, क्योंकि मुझे मालूम था कि अब मैं इनकी नज़रों में आ चुका हूँ, अब मेरे दिन काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि ये स्थिति थी, जो एक रहेंगे सेफ रहेंगे, ये जब तक आप साथ में नहीं होते। आज हम दूरदर्शन में अशोक जी हम लोग साथ में हैं, तो हम स्टैंड लेते हैं, हम एक साथ स्टैंड लेते हैं, क्योंकि हमारी संघ हमको लगता है कि हमें बोलना पड़ेगा, साथ में रहना पड़ेगा। तब वो स्थितियाँ नहीं थी। जो आप 2019 का जिक्र कर रहे हो, उसमें भी ये लगातार हुआ कि कुछ चैनल बैठकर चाह रहे थे कि जैसा जो चल रहा है उसको एक प्रदर्शन दिखाया जाए। मेरा चैनल का संपादक मेरे न्यूज़ रूम के अंदर कहता है कि अब बेचारा मुसलमान पत्थर नहीं उठाएगा तो क्या करेगा। तो जब संपादक की मानसिकता ये होगी तो चैनल किस दिशा में चल रहा होगा। मेरा संपादक बैठकर अपने चैनल, अपने कैबिन के अंदर बैठकर फैज़ अहमद फैज़ की तख्त उछाले जाएंगे, ताज उछाले जाएंगे, अपने लैपटॉप में स्पीकर लगा के बजा रहा है। वो ये भी नहीं सोच रहा कि बाहर जो स्क्रिप्ट लिख रहा है वो डिस्टर्ब हो रहा है, ये न्यूज़ रूम में हो रहा है। अब मैं जिस दोस्त का जिक्र कर रहा हूँ जो NDTV में हमारे साथ खड़ा हुआ था, उसका भी स्टैंड था, मेरा भी स्टैंड था। वो 2019 में एक बहुत बड़े चैनल में काम कर रहा था, बहुत बड़ा चैनल, मतलब सही में बहुत बड़ा चैनल। उस चैनल के अंदर जब साथ में, आपको याद होगा कि जामिया के प्रदर्शन हो रहे थे, साथ में JNU के अंदर भी प्रदर्शन हो रहा था। तो JNU के प्रदर्शन में एक लड़की जो रिपोर्टर थी, जो सीरियल ऑफेंडर है, वो रिपोर्टर जिसने उन्नाव में और हाथरस के अंदर भी रिपोर्टिंग करके परिवार वालों को भड़काया कि आप हमें बाइट दे दो, इंटरव्यू दो, वो रिपोर्टर, वही रिपोर्टर वहाँ पर मौजूद थी। उसने कहा, JNU का जो प्रोटेस्ट करने वाला लड़का था, वामपंथी, उसको कहा कि अभी मेरे पास लाइव आने वाला है, मैं तुमसे ये सवाल पूछूंगी, तुम ये जवाब देना। लेकिन वो ये भूल गई कि वो रिकॉर्डिंग चल रही है और वो लाइव फीड उसके चैनल तक जा रही है। भले ब्रेक चल रहा था, हम लोग पहले तो थ्रू कर देते हैं रिपोर्टर को कि भाई ये थ्रू है, जब इसको लेना होगा ले लेंगे। वो फीड में रिकॉर्ड हो गई, ठीक है, जिसमें उसकी पूरी पोल पट्टी खुल गई। अब वो किसी ने उसको लीक को बाहर कर दिया, उतने हिस्से को निकाल दिया, और वो बीजेपी के कुछ IT सेल वालों ने उसको ट्वीट कर दिया। तो वो चैनल एकदम ज़मीन पर आ गया। क्या तुम्हारा रिपोर्टर ब्रीफ करता है किसी को? और उस पूरे षड्यंत्र में एक लड़के को निशाना बनाकर, जो राष्ट्रभक्त था, जो देशभक्ति की बातें करता था, जो उस आंदोलन का विरोध करता था पब्लिकली उस चैनल के अंदर, उसको निशाना बनाया कि यार ये इस तरह की बातें करता है, इसी ने वो फीड लीक करी होगी। साबित नहीं हो पाया, हर तरह की इंक्वायरी उस चैनल ने कर ली, साबित नहीं हो पाया, लेकिन उसको कर दिया। और बाद में वो लड़की 3 जगहों पे यही करती हुई पाई गई, और उसको क्या मिला? रामनाथ गोयनका अवार्ड। तो और रामनाथ गोयनका अवार्ड इसलिए मिलता है सच्ची पत्रकारिता के लिए। तो सच्ची पत्रकारिता क्या, झूठी पत्रकारिता क्या, इससे स्पष्ट हो जाता है। तो इसलिए एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, समाज के हर क्षेत्र में ज़रूरी है, ये हर क्षेत्र में ज़रूरी है, क्योंकि एक भी क्षेत्र में नहीं होगा तो हम बिखर जाएंगे।
बिल्कुल ठीक। लोकसभा 2024 में स्वाति दीदी हमने देखा कि एकता बिखरी, और जो 2014 में और 2019 में जैसा संभावित रिजल्ट था वैसा हुआ नहीं। इसके बाद अभी हम लखनऊ में बैठे हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ता है एक संदर्भ जो कि मैं उसका नाम कहता हूँ वो पूर्वी पाकिस्तान, मैं ओरिजिनल नाम नहीं लेता जो लोग बाकी पत्रकार बुलाते हैं, मैं मानता हूँ कि वो पूर्वी पाकिस्तान है जिस राह पे चल रहा है। तो पूर्वी पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा था, योगी जी को दीदी कहना पड़ता है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, लेकिन संवैधानिक मर्यादा में कहते हैं कि 1 करोड़ 35 लाख लोगों को एक है तो सेफ है रहना पड़ेगा। और उसके बाद एकदम से राजनीतिक परिवर्तन हम देखते हैं कि हरियाणा में रिजल्ट बदलता है, महाराष्ट्र में रिजल्ट बदलता है। किंतु जब एक मुख्यमंत्री ऐसी बातें करता है तो इस देश के लोग जो मुख्यमंत्री से संभवतः वही सुनना चाहते हैं, ये कितना बड़ा चेंज लाता है सोसाइटी में दीदी, एकता के संदर्भ में मैं पूछ रहा हूँ। जी अभिषेक, एम आई ऑडिबल? एक है तो सेफ है टॉपिक है, लेकिन इसका मूल इसका मीनिंग क्या है वो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगी आपकी बात का उत्तर देने से पहले, क्योंकि मैं ग्राउंड एक्टिविस्ट हूँ, ग्राउंड जर्नलिस्ट हूँ। जनवरी में मैं और मेरी संगठन अग्नि समाज हमने एक स्वागत यज्ञ कराया था, उसको आप लोग घर वापसी का नाम भी दे सकते हैं। अलीगढ़ में कराया था, एक गांव में 50 के करीब परिवार वहां बैठे थे और उन्होंने उसमें वहां पे यीशु कल्ट, हालेलुया कल्ट जिसको बोलते हैं, उसकी तरफ लोग जाना शुरू हो गए थे। तो हमने वहाँ एक प्रेस नोट भी दे दिया मीडिया को। अगले दिन मुझे इतने एंग्री कॉल्स आए गांव वालों के, मैं आपको बता नहीं सकती। उन्होंने दरअसल रिपोर्टर ने, अमर उजाला या इस तरह के रिपोर्टर्स ने उसमें ये लिख दिया था कि इस गांव की बहुमूल जाति क्या है। इस बात पे वो गांव वाले इतना मुझसे क्रोधित हो गए कि आपने हमारी जाति को बदनाम कर दिया, जबकि जो लोग वहाँ गए थे उन कल्ट्स में वो तो हमारी जाति से नहीं थे। अब ये बताइए कि क्या अगर आपकी जाति से नहीं थे, दूसरी जाति से थे, तो क्या कन्वर्जन का प्रॉब्लम नहीं एग्जिस्ट करता? या फिर अगर वो गए थे तो क्या आपका खुद कर्तव्य नहीं था कि उनको जाने से रोकना? या फिर ऐसी कौन सी जाति है इस देश में जिसके लोग कभी कन्वर्ट नहीं हुए? तो अगर ऐसा किसी ने लिख भी दिया कि इस गांव का ये जाति था, तो इससे इतना बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया? ये सब देखकर मुझे ये पता चला कि अभी भी लोग हिंदू आइडेंटिटी में कन्वर्जन होता है उससे इतना ऑफेंड नहीं हो रहे हैं जितना अपनी जाति को लेकर ऑफेंड हो रहे हैं। मेरठ की भी एक घटना बताना चाहूँगी, ये भी एक काफ़ी अखबारों में थी, आप चेक कीजिएगा। मेरठ में भी हमने एक स्वागत यज्ञ कराया था, उसमें 50 फैमिलीज़ को हम वापस लेकर आए थे। ये कॉलोनी एक रिटायर्ड आर्मी मैन और रिटायर्ड पुलिस वालों की है, इसमें अपर कास्ट के लोग ही अधिक सारे ही रहते हैं। वहाँ पर 8 महीने से एक प्रार्थना सभा इनको कहते हैं ना, वही चल रही थी, और उसमें बहुत सारे परिवार आसपास के अंबेडकर और ऐसे बस्तियों से आ रहे थे। 8 महीने तक वो चलता रहा और पूरी कॉलोनी में किसी ने उसका विरोध नहीं किया। वो तो जब ये प्रार्थना सभाओं में आवाज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जब लोगों को डिस्टर्बेंस होने लग गया, तब जाकर उन्होंने किसी एक्टिविस्ट को बताया और फिर वहाँ रेड हुई और कुछ अरेस्ट हुई। हमने उस कॉलोनी में ये स्वागत यज्ञ करके 50 परिवारों को वापस लेकर आया। लेकिन जब मैं वहाँ गई और मैंने लोगों से पूछा कि आप इतने महीनों तक यहाँ पर होता रहा, आपने क्यों नहीं रोका? लोगों ने साफ तो नहीं किया, बल्कि मुझसे ये भी कहा कि नहीं मैडम जी, वैसे तो हम काफ़ी कट्टर हिंदूवादी हैं, लेकिन हम इस तरीके से ज़्यादा दखल नहीं देते किसी और के काम में। लेकिन ये बड़ा मतलब साफ था, उन्हें ऐसा लगता था कि कोई दूसरे लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं, खासतौर से उन बस्तियों से, उन जातियों से जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। ये ग्राउंड रियलिटी मैं आज आपको बता रही हूँ। 75 साल से ऊपर हो गए हैं पार्टीशन को। पार्टीशन से पहले लगभग सबसे जो बड़े नेता रहे थे, मतलब जो नेशनलिस्टिक वॉइसेस रही थी, उन्होंने बहुत प्रखर रूप से ये कहा था कि जातिवाद मतलब जाति से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें मैं बाद में आऊँगी। जाति के बेस पर जो डिविजन्स हैं वो सोसाइटी में अगर ख़त्म नहीं होंगे, उनको नहीं बंद किया जाएगा, तो इसका हमको परिणाम बहुत जल्द देखने को मिलेगा, जो कि मिला। पार्टीशन हुआ और बहुत उसमें लोगों की जान गई, एक धर्म के नाम पर एक अलग बन गया, लेकिन यहाँ के लोग में वो यूनिटी नहीं दिख पाई उस वक्त जो दिखनी चाहिए थी। उसका रिज़ल्ट आपको मालूम है कि पाकिस्तान से आज भी हिंदू भारत में आते हैं और आने वालों में से 80% सब दलित ही होते हैं। थोड़ा सा साइड में जा रही हूँ, लेकिन मेरी एक संस्था है, वो उन पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं को रिहेबिलिटेट करने का काम करती है। हम उन्हें मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग भी देते हैं और उसमें से 6 बच्चे अभी गोल्ड और सिल्वर मेडल्स भी जीते हैं जयपुर में। लेकिन आप ये देखिए कि ये 75 साल हो चुके उस इतने बड़े कांड को, ब्लैक चैप्टर
हमारे देश में, लेकिन हमने इस इश्यू को अभी भी सीरियसली उतना नहीं लिया। हम ऐसा कह देते हैं कि एक वोट बैंक की राजनीति, वो सब एक अलग टॉपिक है, लेकिन एक सोशल लेवल पर उनको धर्म से जोड़ने का वो काम नहीं हुआ। यहाँ पर डिसयूनिटी अभी तक बनी हुई है। आप लोगों में से किसने जोशुआ प्रोजेक्ट का नाम सुना है? जोशुआ प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट है, मिशनरीज द्वारा चलाया गया, फॉरेन से चलता है। बहुत खुले रूप से वो अपनी वेबसाइट पर ये डेटा मेंटेन करते हैं कि कितने लोग ईसाई बन चुके हैं और कितने लोग को ईसाई बनाना चाहते हैं। उसमें 2000 से ऊपर जातियों के पूरे नंबर्स उनकी वेबसाइट पे लिखे हुए हैं। उनको वो कास्ट का नाम नहीं देते, उनको वो पीपल ग्रुप बोल देते हैं, जिससे कोई कंट्रोवर्सी ना हो। लेकिन अगर आप उसमें खोलेंगे कोई भी पीपल ग्रुप, वो जाति ही के अनुसार ही सेग्रीगेटेड है। और वो इस तरह लिखते हैं कि इस जाति में इतने % आ चुके हैं हमारी तरफ और इतने % अभी बाकी हैं। यानी पूरा का पूरा काम वो ये भी नहीं कहते कि इतने हिंदू आ चुके हैं, वो जातियों के बेसिस पर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत आसान हो जाता है एक बार जाति में एंटर करना और उसको तोड़ना। फिर बहुत बार पूरी जाति मतलब बहुत जल्दी से कन्वर्ट होने लगती है और बाकी लोगों को लगता है कि नहीं, ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, और क्योंकि ये एक जातिगत समस्या है। ये प्रॉब्लम ऐसी है कि जैसा मैंने बताया कि हम स्वागत यज्ञ और कन्वर्जन के खिलाफ काफ़ी काम करते हैं। मुझे बार बार ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है और सिर्फ इस कारण की वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स फेल भी हो जाते हैं। जहाँ पर हम ये काम करना चाहते हैं स्वागत का, वहाँ पर कुछ लोग सिर्फ इसलिए प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि अगर आप करेंगे तो हमारी जाति की बदनामी हो जाएगी, हमारे एरिया में मत कीजिए। आज देश में इवन मतलब इतनी क्रूड रियलिटी के बावजूद एक पूरी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी हो गई हैं, खासतौर से जो कास्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपने आप को पाकिस्तान की आइडियोलॉजी से भी अलाइन करने लग गई हैं साफ साफ, क्योंकि उनको भी मालूम है कि ऐसा कोई इंटेंशन इस समाज में बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है जो उनको धर्म से जोड़ने का काम करे। देखिए, अंत में मैं ये कहूँगी कि अपनी जाति के प्रति अभिमान करना बहुत अच्छी बात है, अपने एंसेस्टर्स पर अभिमान करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सनातन वैदिक धर्म उस ट्रेडिशन को सबसे ऊपर अपनी आइडेंटिटी रखना चाहिए। और अगर क्योंकि वो एक तरीके से मूल भी है, सारी फिलॉसफी का वो मूल है, जाति वो मूल नहीं है। तो एक है तो सेफ है तो है ही, लेकिन एक है तो श्रेष्ठ भी है। ये मेरा एक मैसेज है, क्योंकि अगर ये है तो वैसे भी हम एक अच्छे ऐसे समाज की परिकल्पना की बात कर रहे हैं जो उन मूल्यों को, जैसे मैंने कहा वैदिक सनातन मूल्य, उनको अधिक महत्व दे रहे हैं बजाय अपने छोटे छोटे रिचुअल्स और ट्रेडिशंस और अपनी आइडेंटिटी के। इसीलिए एक है तो श्रेष्ठ है। थैंक यू। अक्षर सर, बचपन में हम लोग पढ़ते थे कि कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। आपने किताब लिखी द हिडन हिंदू, उसके लिए सबसे पहले तो थैंक यू। लोगों को ये इको आ रहा है क्या? नहीं। भारत की सभ्यता और संस्कृति के ऊपर अटैक और भारत के हिंदू वॉरियर्स को छुपा लेना, जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो भारत की एकता और अखंडता के लिए कितना घातक साबित हुआ। और कैसे देखते हैं अभी जो आपने जैसे किताब लिखी द हिडन हिंदू, तो जो नया यूथ है जो रिस्पांस देता है, जो जानना चाहता है अपने हिंदू वॉरियर्स के बारे में, उसके बारे में भी थोड़ा विचार साझा करें। सबसे पहले प्रमोद भैया को धन्यवाद मंच पे जगह देने के लिए। दूसरा, अशोक भैया से तो मैं पहले मिला हुआ हूँ। प्रखर जी, आप अपने नाम को हर पल साक्षात्कार कर रहे थे जब आपके हाथ में माइक था। इसके पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, अभी जिस विषय में इतनी देर से बात चल रही थी, मैं आप सब लोगों से एक लाइन, एक्चुअली 2-4 लाइन बोलना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि वो आपको चुभे। मैं चाहता हूं कि उससे तकलीफ़ हो आप लोगों को, ताकि यहाँ से जाने के बाद हम क्या ना ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं, इंजेक्शन लगवा के आते हैं, तो वो सिर्फ अस्पताल तक नहीं दुखता है, वो घर में जाके 2-3 दिन तक भी दुखता है ना। प्लीज़, ये रोज़ चुभे। हम लोग बहुत बढ़िया अभी कुर्सी टेबल पे बैठे हुए हैं। प्लीज़ समझिए, ये जो हमारा मेन टॉपिक है कि एक हैं तो सेफ हैं, जिसका दूसरा वर्जन है कि बटेंगे तो कटेंगे। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इफ़ यू आर नॉट ऑन द टेबल देन यू आर इन द मेन्यू।
आप मेन्यू में डाल दिए जाएंगे, काट के खा लिया जाएगा आपको। और जब मैं बोल रहा हूँ काट के खा लिया जाएगा, मैं सिर्फ जाति और धर्म में काटने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शारीरिक तौर पे भी काटने की बात कर रहा हूँ। इफ़ यू आर नॉट ऑन द टेबल, यू आर इन द मेन्यू। ये ऐसा होगा तो पहली बार नहीं होगा, कई बार हो चुका है। अभी दीदी कुछ बोल रही थी, मैं लगातार बोल रहा हूँ कि हर हिंदू को, हर सनातनी को चादर और फादर, इन दोनों से बचने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये दो बीमारियां हैं इस देश में, और मैं प्रखर और मुखर तौर पे कह रहा हूँ इस बात को। ये दो बीमारियां हैं, बंद करिए चादर चढ़ाना। और फादर आपका एक ही है, और उसमें मैं मोहनदास करमचंद गांधी जी को काउंट नहीं कर रहा हूँ। एक छोटी सी कहानी है कि जब मैं हिंदुत्व पे लिखता हूँ, किताबें लिखता हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ, मेरा काम ही कहानियाँ सुनाने का है, उसी के बीच में कुछ बातें आ जाती हैं। महाभारत शुरू होने वाला था और कृष्ण गए बर्बरीक के पास। उन्होंने कहा, बताओ मित्र, किस तरफ से युद्ध करोगे? तो बर्बरीक ने कहा कि जो तरफ कमज़ोर होगा मैं उधर लुढ़क जाऊंगा। पहले इधर से लड़ूंगा, फिर जब मेरे को मालूम है मैं इधर से लड़ूंगा तो ये साइड कमज़ोर हो जाएगा तो मैं इधर आ जाऊंगा। फिर जब इधर से लड़ूंगा तो ये साइड कमज़ोर हो जाएगा तो मैं इधर चला जाऊंगा। तो मैं जो कमज़ोर होता जाएगा उसकी तरफ जाता जाऊंगा। तो कृष्ण ने उनका सर काट के टांग दिया और कहा, तुम कुछ मत करो, तुम मूक दर्शक बनो, बी अ गुड स्पेक्टेटर, सिट देयर एंड वॉच। जब वो वापस आए तो पांडव थोड़े नाराज़ थे। पांडवों ने बोला, ये क्या कर दिया आपने तात, ये हमारे साइड से लड़ता, कितना फ़ायदा होता, उसको समझाते बुझाते कुछ तो करते, ये तो किसी काम का नहीं छोड़ा आपने उसको। तो कृष्ण ने कहा था कि ऐसे लोग समाज के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और घातक हैं जो किसी या तो दोनों का पक्ष ले लेते हैं या किसी का पक्ष नहीं लेते। आज के समाज में उन्हीं लोगों को सेक्युलर कहा गया है। आज के शास्त्रों में वही हैं सेक्युलर। आप लोग बुद्धिजीवी तो हैं ही, पर मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे आए हैं चल के, तो आप सब लोगों को खड़े होने की क्षमता है। खड़े होने की क्षमता है मतलब एक स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी है हम में। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप जितने यहाँ बैठे हैं और आज जो यहाँ नहीं है, जो शायद कभी कैमरे पे इस बात को सुनेंगे, वो हमारा ही साथ दें, हमारी ही तरफ आ जाएं। मत आइए भाई, दूसरे की तरफ चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट चूज़ अ साइड, स्टैंड। ये धर्म में और देश में काला और सफ़ेद ही हो सकता है, सिलेटी नहीं हो सकता कि हम बीच में हैं जी, ब्लैक भी हैं हम, वाइट भी हैं हम, चलो हमको ग्रे शेड इज़ नॉट अ गुड शेड। वो पहनने में अच्छा लग सकता है लेकिन शरीर में पहनने में अच्छा लगता है, आत्मा पे पहनने में बहुत बुरा लगता है, विश्वास मानिए। तो चुनना पड़ेगा कि आप कौन हैं। जब मैंने द हिडन हिंदू लिखनी शुरू की थी, हालांकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस मंच पे बैठ के किताबों का प्रचार प्रसार ना करूँ, मुझसे सभी वरिष्ठ हैं यहाँ पे और ज़्यादा ज्ञान रखते हैं इन बातों का जिस टॉपिक पे चर्चा हो रही है। पर जब मैंने द हिडन हिंदू लिखा था, मैं आपको एक बात बताता हूँ, सेक्युलरिज्म का कीड़ा हमको कैसे काट रहा है। मैंने किताब लिखी पहले, आज की डेट में मेरे पास 9 फिल्में हैं मुंबई में, बॉलीवुड में, मैं मुंबई में ही रहता हूँ। उसके अलावा 2 टाइटल्स रिलीज़ हो चुके हैं और 8 टाइटल सबसे बड़े पब्लिकेशन हाउसेस के साथ आने वाले 2-3 साल। मुझे मालूम है कि मैं 2029 तक क्या लिख रहा हूँ, मैं वहाँ तक बुक्ड हूँ। लेकिन जब ये पहली किताब मैंने लिखी और जब मैं प्रोडक्शन हाउसेस के पास जा रहा था मुंबई में, लोग कहानी सुनते थे और बोलते थे, गज़ब की कहानी है यार, एक छोटा सा चेंज कर लो इसमें। मैं पूछता था क्या, तो बोलते थे कि 7 चिरंजीवी मत बोलो, 7 इमॉर्टल्स बोलो, और नाम द हिडन हिंदू मत लो, ले लेंगे। मैंने बोला, आप अपने 7 इमॉर्टल्स और सुपर हीरोज़ अपने पास रखिए, मेरे सुपर हीरोज़ को मैं 7। वो बोलते थे कि एक मंकी किंग बोलो लेकिन हनुमान मत बोलो, बोलो कि एक कैरेक्टर है जिसके यहाँ पे मणि लगी हुई है और वो इमॉर्टल है, पर अश्वत्थामा मत बोलो। बोलो कि एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसके हाथ में एक्स है, परशु, पर परशुराम मत बोलो। द हिडन हिंदू नाम मत रखो, द हिडन इमॉर्टल, द हिडन समथिंग समथिंग, बस हिंदू वर्ड मत यूज़ करो। मुझे एक बार 3 पार्ट की कहानी सुनाने में 9 घंटे का समय लगता है। मैं 150 से ज़्यादा बार नरेशन दे चुका हूँ, तब जाके धोनी एंटरटेनमेंट ने इस कहानी को खरीदने का निर्णय किया।
और उसके बाद मैं पहुंचा उस कहानी को लेके पब्लिकेशन हाउसेस के पास, और मुझे समझ में आया कि प्रोडक्शन हाउसेस और पब्लिकेशन हाउसेस में इस मामले में कोई फ़र्क नहीं है। उन सब का ये बोलना था कि अगर हिंदू शब्द उपयोग करोगे ना तो दूसरे समुदाय किताब नहीं पढ़ेंगे, सेल गिर जाएगी। कौन से साल की बात है? ये 2021 अभी। बोले कोई भी वर्ड ले लो लेकिन हिंदू वर्ड मत लो, क्योंकि अगर आप किताब के ऊपर हिंदू लिखोगे ना तो बाकी के रिलीजन्स उसको नहीं पढ़ेंगे। मैं आज तक कोशिश कर रहा हूँ उनको समझाने का कि वो गलत थे। ये जो रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में फंस गए ना हम लोग, कि वो नहीं पढ़ेंगे, वो सेल और बड़ा घर और बड़ी गाड़ी सब ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब लोग मोह को त्याग के मोक्ष को गले लगा लें, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होनी चाहिए। ये रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में आपको और मुझे पता नहीं चलेगा, मुझे भी बहुत समय तक पता नहीं चला था कि अगर हम यही करते रहेंगे ना तो रोटी आपके मुंह से एक दिन, और वो दिन बहुत जल्द दूर नहीं है अगर अभी भी हम नहीं चेताए तो, क्योंकि कश्मीर भी इसी देश का हिस्सा है, केरल भी। रोटी आपके मुंह से छीन ली जाएगी, कपड़े आपके शरीर से उतार दिए जाएंगे, पुरुष हो या महिला, और आपका मकान जो हम कर रहे हैं ना और बड़ा, उसमें कोई और रह रहा होगा। जाइए कश्मीर, पता चलेगा कि वो सब बनाने के बाद वहाँ कोई आज भी रह रहा है और वो हम नहीं हैं। आप ये सोचिए, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जाने के बाद तकलीफ़ हो, बहुत बार सोचिएगा कि जब कश्मीर में हो रहा था मुझे शिकायत है अपने बड़ों से, अपने परिवार के बड़ों से, ख़ास तौर पे अपने पिता से, अपने चाचाओं से, अपने बड़े पापाओं से। मैं छोटा था उस समय, 1990 के आसपास की बात थी ये सब। मैंने अपने घर के अंदर सुना है, मैंने अपने पड़ोसियों में सुना है, मैंने अपने समाज में सुना है। हम लोग हलवाई लोग हैं ना, हम पेट पूजा वाले लोग हैं, तो मैंने अपने आसपास ये बात सुनी है अनगिनत बार कि अरे कश्मीर में हो रहा है, अपने यहाँ थोड़ी ना हो रहा है, अपने को क्या करना है। तो जब कश्मीर में हम लोग को लात पड़ी तो हम नीचे उतर के आ गए, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इधर उधर जहाँ जगह मिली वहाँ चले गए। अब केरल में वही सब हो रहा है, अभी हम मुंह सीले बैठे हैं, और हम अभी भी हमारे लोग बोलते हैं कि अरे वो तो नीचे हो रहा है ना, हमको क्या। अब हम ऊपर आ रहे हैं। तीसरी तरफ वो, आप क्या बोला आपने, बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान बैठा है, और वो चौथी तरफ वो कौन सा देश है उसको, जिसको पूरे विश्व ने मिलके 1000 में से एक स्टार दिया, वो पाकिस्तान। चौथे साइड पाकिस्तान बैठा है। आप ये सोचिए कि जिस रोज़ ये चारों तरफ से एक साथ आएंगे, आप और मैं कहाँ जाएंगे। सोचिए, रूह कांप जाएगी आपकी, क्योंकि आत्मा बचेगी नहीं तो रूह ही कांपेगी फिर। सोचिए, और मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये कईयों के साथ हो चुका है आपके जन्म लेने के पहले, और कईयों के साथ हो रहा है और होगा आपके मरने के पहले। तो अगर ये नहीं चाहते हैं तो इस कमरे तक इस आवाज़ को और इस सोच को दबाइए मत, निकलिए बाहर और लोगों को बोलिए। मैं आपको रिसेंट एक बात बताता हूँ भैया, मैं अभी मड आइलैंड, मेरा घर मड आइलैंड में है, बॉम्बे में, बहुत छोटी सी जगह है, वहाँ बहुत तेज़ी से धर्म परिवर्तन हो रहा है। एक दिन ऑटो में बैठ के कहीं जा रहा था, क्योंकि हम जेटी से आना जाना करते हैं और जेटी के आसपास गाड़ी लगाने की जगह नहीं होती, तो सभी लोग, पंकज त्रिपाठी हो, अर्चना पूरन सिंह हो, विक्रांत मासी हो, सब पड़ोसी हैं, और हम सब ऑटो से ही जाते हैं और जेटी लेके उधर जाते हैं। ऑटो वाला किसी एक गड्ढे में थोड़ा तेज़ उतार दिया, तो मैं बोला अरे भगवान। वो वहाँ से लगभग 3-4 मिनट था उसके पास जेटी तक पहुँचाने के लिए। उसने पूछा क्या हो गया, तो मैंने बोला अरे थकान है, पीठ दुख रही है, पीठ में रेगुलर प्रॉब्लम है। तो उसने मेरे मुंह से भगवान सुन लिया था, तो उसने मेरे को 3 मिनट में समझाने की कोशिश की कि अगर तुम जीसस को मानने लग जाओगे ना तो तुम्हारा पीठ दर्द हट जाएगा। और वो सीरियस था। और कई लोग ऐसी बातों को मान लेते हैं, इसलिए नहीं मान लेते हैं क्योंकि वो बात सही होती है, इसलिए मान लेते हैं क्योंकि हम अपना पक्ष नहीं रखते। हम विस्तारवादी नहीं हैं, हम विस्तारवादी नहीं हैं, बहुत अच्छी बात है विस्तारवादी नहीं है, लेकिन उसका उल्टा भी तो ना होने दे। हमारे देश में डिफेंस मिनिस्ट्री है ना, सिर्फ आपके देश के अंदर नहीं पता है कि आपके मिनिस्ट्री का नाम डिफेंस मिनिस्ट्री है। आपके बाहर मुल्क में जो पड़ोसी हैं जितने, उनको भी पता है कि इनका नाम डिफेंस मिनिस्ट्री है। जब हम मारेंगे ना तो बस ये बचाएंगे अपने आप को, ये डिफेंड ही करेंगे, ऑफेंड नहीं करेंगे। टाइम टू चेंज इट। मैं नहीं कर सकता हूँ, हम सब मिल के भी नहीं कर सकते हैं, पर शायद अब ज़रूरत है और समय है कि अब डिफेंस मिनिस्ट्री को ना नाम बदल के ऑफेंस मिनिस्ट्री रख दिया जाए, कि अब हमारी तरफ हाथ उठाओगे, उंगली उठाओगे ना तो उंगली नहीं तोड़ेंगे, हाथ काट देंगे तुम्हारा।
तो ये आपके मेरे आसपास जो हो रहा है उसको रोकने की जिम्मेदारी हम सबकी है। मैं लेखक हूँ इसलिए मैं चुप रहा हूँ क्योंकि मेरा काम तो लिखना है। वो पत्रकार, आपने सही बोला, मतलब मैं आप लोग की एक बात से थोड़ा कम इत्तेफाक रखता हूँ, और वो है कि आपने बोला गोदी मीडिया, वो एक्चुअली गोदी मीडिया तो है, पर उसकी जो परिभाषा दे रखी है ना इन लोगों ने कि गोदी मीडिया वो है जिनको मोदी जी ने गोदी में बिठा, नहीं गोदी मीडिया वो है जिनको लगता है कि मोदी सही कर रहा है और मोदी को उन्होंने गोदी में बिठा रखा है। प्रॉब्लम क्या है? क्यों नहीं बैठाएंगे गोदी में? कौन है उसका? वो तो पूरे देश को लेके चल रहा है, पर उसका कौन है? अक्षर जी, छोटी सी बात यहाँ पे, हम लोग ये जो लोग कहते हैं गोदी मीडिया, तो हम अब किसी को सफाई नहीं देते। हम कहते हैं हम गोदी मीडिया हैं, हम भारत माँ की गोद में बैठे हैं, हम वो गोदी मीडिया हैं। हम भारत माँ के लिए काम कर रहे हैं, भारत माँ की गोद में बिल्कुल। और जो भारत माँ के साथ देगा उसको हम गोदी में बिठाएंगे। बिल्कुल, गोदी में बिठाएंगे, सर आंखों पे बिठाएंगे, सर पे बिठाएंगे, कंधे पे बिठाएंगे। जिसको प्रॉब्लम हो वो जा सकता है। और बोलूँ यहाँ, आप लोग कन्विंस हो गए? नहीं, मुझे लग रहा है एक और अवार्ड वापसी तो होने वाला है कुछ दिनों बाद। जी, अवार्ड वापसी मुझे अभी मिला ही नहीं है। खैर नहीं वो मैं कहना चाह रहा था जो ऑटो वाला है उसको वेटिकन सिटी भेज सकते हैं क्या? पोप की तबीयत खराब है। जिन लोगों को अंग्रेजी आती है उनसे एक सवाल है, पोप सुन के थोड़ा अजीब नहीं लगता? जो समझ जाएंगे वो समझ जाएंगे। चलिए ठीक है, लेकिन हिंदू एकता पर बात हो रही थी। पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, डेमोग्राफी चेंज, ये सब कंसर्न है, लेकिन एक पॉलिटिकल राइज के बाद ये मान लेना कि हिंदू समाज के अंदर चेतना नहीं आई है, ये भी 100% करेक्ट नहीं है। क्योंकि अगर नहीं आई होती तो मुझे नहीं लगता कि हम श्री राम परिषद के ध्वज तले ये सब बात कर रहे होते। क्योंकि मैंने देखा है इस देश में कांचीपुरम के मठ से शंकराचार्य जी को सीढ़ियों से घसीट के, हैं, दीपावली के दिन घसीट के उतारा गया, और इस देश का कोई हिंदू, इंक्लूडिंग सिर्फ पत्रकारिता की बात नहीं करो, कोई हिंदू चू ना बोल सका। आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज इस देश में अगर कोई हिंदू सन्यासी के साथ ऐसा करता है तो पर मुझे तो लगता है बुलडोजर चलेगा, बाद में लोग कुछ और भी नोच लेंगे। खैर, आपसे प्रश्न था सर कि ये जो इन परिस्थितियों का निर्माण हुआ है, आप कैसे देखते हैं हिंदू चेतना में सोशल मीडिया का रोल? क्या ये भारत को एक कर पाएगा? देखिए, एक बात, जब हम दोनों चीज़ें आती हैं, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो हमको ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। भी अक्षर जी ने जो बात कही, वो खतरे कोई ऐसे नहीं है कि यहाँ पर कोई बैठा है और आपको डरा रहा है, आपको कोई ऐसी चीज़ बता रहा है जो रियल नहीं है, कोई कहानी है, क्योंकि वो कहानियाँ लिखते हैं, किताबें लिखते हैं, तो ऐसा नहीं वो कहानी सुना रहे थे तो वो कोई ऐसी फेक कहानी थी या कोई काल्पनिक कहानी थी। उन्होंने जो बताया वो सच है भाई, और सच कैसे है उसको समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास में झांक लीजिए। देखिए, जिस व्यक्ति ने हमको ये पढ़ाया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और हमको ये बताकर जिसने कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जिसने पाकिस्तान बना दिया, उसी की एक और लाइन है, और वो लाइन है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। और हमको बचपन से पढ़ा दिया गया और हम इसी में नाच गा के खुश हो जाते हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। जबकि पिछले 250 सालों में भारत का जो भारतवर्ष था उसके कम से कम 1 दर्जन टुकड़े हो चुके हैं। 1 दर्जन टुकड़े हो चुके हैं जिस उस भारतवर्ष के जहां हम आज रहते हैं। तो जो हमारा देश था वो 12-13 बार बट गया 250 सालों में। अभी तो हमारी इससे पहले की जो पीढ़ी थी उसको तो याद है ना कि उसने पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बनते देखा, और हम कहते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं। अरे मिट जाएगी हस्ती भाई, अगर इसी तरह से हम लोग बटे रहेंगे तो कटेंगे भी और हस्ती भी मिट जाएगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है। कश्मीर में हमने देखा और केरल की इन्होंने बात करी, और इसी उत्तर प्रदेश में हम देखते थे। अभी स्वाति गोयल शर्मा मेरे साथ बैठी हुई हैं, आपको याद है आज़ादी के बाद से लेकर 1996 तक संभल के अंदर दंगों के में 200 से ज़्यादा हिंदू मारे गए। 200 से ज़्यादा हिंदू मारे गए, कत्ल कर करके उनको फेंक दिया गया। उसकी एक मीडिया रिपोर्ट नहीं है,
उसके बारे में जब ये रिसर्च कर रही थी तो रिसर्च करना इनको मुश्किल हो गया, क्योंकि उसकी मीडिया रिपोर्ट नहीं है, पुलिस फाइल में कहीं नहीं लिखा। जिन लोगों ने मारा काटा उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, और हम कहते हैं कि हम जो है हमारी हस्ती मिटती नहीं। और उसी संबल के अंदर हिंदू पॉपुलेशन जो है किस तरह से डिक्लाइन हुई, उसी संबल के अंदर हिंदुओं की आबादी घटते घटते जो है वो वहाँ पर जो है कितनी हो गई, 10% रह गई, जहाँ पर हिंदू इतनी आबादी में थे। तो क्या ये बटे तो कटे नहीं, लेकिन एक है तो सेफ है। क्या हुआ, जब एक है तो अब वहाँ पर कुएं निकल रहे हैं, 19 के 19 कुएं निकल गए। ये एक है तो सेफ हैं। उसी संबल के अंदर अब वो मस्जिद वाले जो हैं वो भागते फिर रहे हैं कि हमारी मस्जिद में पेंट करवा ले भाई साहब, तो उनको पेंट करने की इजाज़त नहीं मिल रही। 19 के 19 कुएं खोद के निकाल दिए वहाँ पे। ये होता है एक है तो सेफ है की ताकत। इसको समझने की ज़रूरत है। और जब तक हम ये एक है तो सेफ है, अगर ये जो थोड़ी सी एकता जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, अगर वो ना आई होती तो आप समझिए कि हम लोग किस जगह पहुंच गए थे। इसी देश में मनमोहन सिंह की सरकार ने तो कानून बना लिया था ना दंगों के ऊपर, क्या उसका नाम था, कम्युनल वायलेंस बिल एक तैयार कर लिया था। उसमें क्या था, उसमें यह था कि अगर कहीं दंगा हो गया तो बिना जांच के यह माना जाएगा कि दंगा हिंदू ने करवाया है, और हिंदू को सबसे पहले गिरफ्तार किया जाएगा। उसमें हिंदू की कोई सुनवाई नहीं, उसको प्रूव करना पड़ेगा उसने दंगा नहीं किया, उसको प्रूव करना पड़ेगा। कोई भी जाकर कंप्लेंट लिखा देगा दंगा हुआ जी, तो एक प्रखर है और एक जो है वो परवीना है, तो प्रखर को पकड़ के ले जाएंगे कि दंगा तो इन्होंने नहीं किया होगा। यह बिल हिंदुस्तान में तैयार हो गया था लाने के लिए। सोचिए क्या होता, कौन सा देश बना रहे थे हम। लेकिन लोगों ने इसको समझा, महसूस किया, ये परिवर्तन आया, और परिवर्तन आया तो उसी के कारण आज हम देख रहे हैं ना, जब तक हम बटे हुए थे तब तक क्या था, तब तक इस देश का प्रधानमंत्री कहता था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। लेकिन थोड़ा सा हम लोग एकजुट हुए तो आज देश का प्रधानमंत्री त्रिपुंड लगाकर जो है गंगा की गोद में खड़ा होता है, काशी विश्वनाथ जाता है, महाकुंभ जाता है और हर हर महादेव बोलता है। ये परिवर्तन है, इसको महसूस कीजिए, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। जब हम बटे हुए थे पूरी तरह से तो इस देश में फिल्में क्या बनती थी, मुगले आजम, इस देश में अकबर जोधा, ये फिल्में बनती थी इस देश में। जब हम कटे थे और बटे थे और कट रहे थे। आज क्या फिल्में बनती हैं, आज कश्मीर फाइल बनती है, आज छावा बनती है, ठीक है। आज गोधरा के ऊपर जो है उस समय परजानियां बनती थी जिसमें एक पक्ष दिखाया जाता था। आज गोधरा में जो हिंदू जलकर जिनको मार दिया गया, जिनकी हत्या कर दी गई, आज उनका सच दिखाने वाली फिल्में बनती है। ये इस देश के परिवर्तन हुआ है, जो परिवर्तन आपके और हमारी वजह से आया है। लेकिन सवाल यह है सबसे बड़ा, क्या यह परिवर्तन स्थायी है? 2024 के चुनाव ने दिखा दिया यह परिवर्तन स्थायी नहीं है। इस परिवर्तन को फिर से बदलने की, रिवर्स करने की साजिश चल रही है, और वो साजिश छोटी नहीं है। वो नई दिल्ली से न्यूयॉर्क तक साजिश हुई। यूएसएड का पैसा खुल कर सामने आ रहा है। कौन कौन सी एनजीओ को आया। 7-8 साल से तो मैं भी एक छोटी सी संस्था लेके बैठा हूं, मुझे किसी ने फंड नहीं दिया, स्वाति जी को किसी ने फंड नहीं दिया, लेकिन प्रशांत भूषण को बहुत फंड मिलता है, करोड़ों रुपए मिलता है। और प्रशांत भूषण नीचे जो है वो जुबेर को बांटता है, रवीश को बांटता है, सबको बांटता है। वो ये पैसा किस लिए आ रहा था? ये जो आप थोड़े से जो एकजुट हुए उसको रिवर्स करने के लिए आ रहा था, और उसमें वो कामयाब भी हुए। मत भूलिए, ये जो पूरा का पूरा 2024 का चुनाव था, वो पूरा का पूरा चुनाव फेक नैरेटिव्स पे लड़ा गया, फेक नैरेटिव्स पे लड़ा गया। उसी को लेकर मैंने मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग उसी फेक नैरेटिव्स पर थी। और जो उस वक्त लिखा था, आज आप उठाकर देख लीजिए, जो उस वक्त हम बात कह रहे थे वो सेम चीजें, वही फेक नैरेटिव जो है लाए जा रहे थे। उस फेक नैरेटिव के आधार पर ये जो हिंदुओं की एकता थी उसको तोड़ने की कोशिश हो रही थी, और वो कुछ हद तक कामयाब हुए। और जैसे ही कामयाब हुए उसके बाद पहली बात क्या हुई, आप ये याद करिए जरा। जैसे ही 2024 का चुनाव नतीजा आया,
इस देश के विपक्ष के नेता, जिसको इस देश के लोगों ने 99 सीटें दी थी, 70 नहीं दी थी, लेकिन सिर्फ 99 सीटें दी थी, उस देश के विपक्ष के नेता ने संसद में खड़े होकर अपने पहले भाषण में कहा, हिंदू हिंसक होता है, हिंदू हिंसक होता है। जो हिंदू जो है एक परिंदा नहीं मारता भाई। और क्यों कह दिया हिंदू हिंसक होता है? इसलिए क्योंकि हिंदू हिंसक नहीं होता, इसलिए कहने की हिम्मत आई हिंदू हिंसक होता है। जो हिंसक होता है उसके खिलाफ कहते तो सर तन से जुदा के नारे लग जाते तुम्हारे घर के बाहर, लेकिन किसी हिंदू ने घर के बाहर, किसी नेता के घर के बाहर जाके नारे नहीं लगाए सर तन से, क्योंकि हिंदू हिंसक नहीं होता। और इसीलिए इस देश का विपक्षी नेता संसद में खड़े होकर कह देता है हिंदू हिंसक होता है। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तमिलनाडु में एक सम्मेलन होता है, जिस सम्मेलन का शीर्षक होता है डिसमेंटलिंग हिंदुत्व। डिसमेंटलिंग हिंदुत्व, हिंदुत्व को जड़ से मिटाने की बात। सनातन को डेंगू मलेरिया कहा जाता है, एड्स कहा जाता है, और सनातन के समूल नाश की बात की जाती है इसी देश में। क्यों? क्योंकि हम थोड़ा सा बिखर गए थे, और इसीलिए इनकी इतनी औकात हो गई, इसलिए इनकी इतनी हैसियत हो गई कि इन्होंने हिंदुओं को सरेआम गाली देना शुरू कर दिया, क्योंकि इन्होंने उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश में हिंदुओं को थोड़ा सा तोड़ दिया था, जातियों में बांट दिया था। लेकिन अब क्या हुआ? अब जैसी ये पीछे कुंभ की तस्वीर लगी हुई है ना, अब जैसे ही कुंभ में 66 करोड़ लोग जुटे, अब तो अनुराग भदौरिया टेलीविजन स्टूडियो में बैठकर कहता है अरे हम भी तो सनातनी हैं। वो अनुराग भदौरिया जो लोग खड़े होते थे उनके साथ, जो कहते थे डिसमेंटलिंग हिंदुत्व, सनातन, डेंगू मलेरिया, आज वो लोग कहते हैं अरे हम भी तो सनातनी हैं। लेकिन ये छल कर रहे हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ये ऐसा नहीं है कि ये लोग सनातनी हो गए हैं, सनातनी नहीं हुए हैं ये। अभी ये श्री राम परिषद यहाँ हो रही है, उसकी बात चल रही थी, तो इसलिए क्योंकि आप थोड़ा सा सतर्क हुए, सावधान हुए हैं। नहीं तो सैफई महोत्सव होते थे, श्री राम परिषद नहीं होती थी, सैफई महोत्सव होते थे जिसमें फिल्म स्टार को बुला बुला के नचाया जाता था, ये सब कुछ होता था। श्री राम परिषद नहीं होती थी, और सैफई महोत्सव होता था क्योंकि हम बटे हुए थे। लेकिन थोड़ा सा एकजुट हुए तो अयोध्या में दीपोत्सव होता है। आज अयोध्या में दीपोत्सव होता है। किसी ने आज़ादी के बाद क्यों नहीं सोचा कि भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर, ठीक है कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, समझ में आता है, कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, समझ में आता है कि चलो भाई अदालत जब फैसला करेगी तो मंदिर बनेगा, लेकिन दीपोत्सव मनाने से किसने रोका था भाई? अयोध्या को दीपों से आप जो है रोशन कर दे दिवाली पर, इससे किस कोर्ट ने आपको रोका था? किसी सरकार के जहन में ये नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हिंदू को लगा हिंदू तो मूर्ख होता है भाई, चुनाव में जाएंगे तो यादव और उसके बाद जो है लाला और उसके बाद बनिया, कायस, ब्राह्मण, ये सब करके इन लोगों के वोट ले लेंगे, हिंदू बेवकूफ़ होता है। और यही बांट बांट कर हम लोगों को राज करते रहे, और बांट बांट कर हमको जूते मारते रहे ये लोग। इसलिए ये बहुत ज़रूरी बात है, अगर हम नहीं सुधरे तो हम नहीं, अगर एकजुट हुए तो हम अपनी पीढ़ियों को क्या देकर जाएंगे, ये याद रखिए। हम अपने आने वाली पीढ़ी को कौन सा हिंदुस्तान देके जाएंगे, कौन सा भारत देके जाएंगे? एक और टुकड़ा हो जाए, पता चला कि 150 टुकड़े हो चुके हैं, पता चला 12 टुकड़े हो चुके हैं, दर्जन भर, पता चला कि 2 टुकड़े और करके हम, उसके बाद हिंदुस्तान सिकुड़ते सिकुड़ते कहाँ तक रह जाएगा। और ये जो नारे जिसकी आपने बात करी, ये नारे ऐसे ही नहीं रखते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये सिर्फ नारा नहीं है, ये इनकी मंशा है, ये इनकी साजिश है। और इसीलिए सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। और ये भी बात याद रखिए, ये हम लोगों ने तो आज जब बांग्लादेश में, पूर्वी पाकिस्तान में जब हिंदुओं को कटते हुए देखा, तब यहाँ पर योगी जी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, और लोगों को लगा हाँ भाई बटे तो देखो, क्योंकि अब हम लोग इस तरह की चीज़ें कश्मीर में भी हुई, उसके पहले भी हर जगह हुई। लेकिन अब क्या, अब हम वीडियो पे देख रहे थे, उसके वीडियो आ रहे थे, माँ बहनों के साथ बलात्कार करते, उनका अपमान करते वीडियो आ रहे थे, काटते हुए, जूते मारते हुए, लाश को घसीटते हुए हिंदुओं की वो तस्वीरें आ रही थी। उसके कारण हम लोग सावधान हुए, नहीं तो हम लोग तो मानते ही नहीं। हम लोग तो कश्मीर में हुआ तो कह रहे थे अरे यार कश्मीर में, ठीक कहा इन्होंने अक्षर जी ने, हम लोग कह रहे थे कश्मीर में, और बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं अरे कश्मीर में तो कुछ हुआ ही नहीं था, वो तो हिंदू खुद ही भाग गए थे, डरपोक थे हिंदू, वो तो भाग गए थे। उमर अब्दुल्ला कह देता, फारूक अब्दुल्ला कह देता है कि भाई हम लोग तो साथ खड़े थे, लोग डर के भाग गए, तो हम लोग मान लेते थे। तो हम लोग इतने बेवकूफ़ किस्म की हम लोग प्राणी थे, और हमको ये बेवकूफ़ बनाया गया।
तो ये सब चीज़ें हिंदुस्तान में हो रही थी, लगातार हो रही थी। तो इससे सावधान सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर हम नहीं होंगे सावधान सतर्क तो फिर हमारा हश्र क्या होगा, अंजाम क्या होगा, ये हमको सोचना है। और ये बहुत अच्छा है कि आज लोग थोड़ा समझने लगे हैं। और देखिए, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे कहा, लोगों को समझ आया, लोगों ने वीडियोस देखे थे, लोगों को स्ट्राइक किया, और उसके बाद एक रिवर्स साइकिल फिर से शुरू हुआ। और उसका सबसे बड़ा परिणाम महाराष्ट्र में हमने देखा। उसका सब परिणाम हम हरियाणा। देखिए, हम हिंदू जो है ना, ये मुसलमान में जो बाकी लोगों में तो वैसे भी फतवे जारी होते थे चुनाव के समय, हर साल होते थे, 1947 से हो रहे हैं। मैं तो देख रहा था कि 1947 में भी फतवा जारी हुआ था, सॉरी 52 में जो पहला चुनाव हुआ था, पहले चुनाव में फतवा जारी हो गया था कि ऐसे कैंडिडेट को वोट देना है जो हमारी कौम के लिए करेगा। तो वो तब से फतवे दे रहे हैं, वो पहले से एकजुट है भाई। हम लोग जाति में हमको बटकर वोट करवाया जा रहा था, और उसके दुष्परिणाम। तो हमने जब ये वीडियो देखे तो रिवर्स हुआ, और रिवर्स हुआ तो उसका परिणाम देखिए क्या हुआ। हम लोगों को पता भी नहीं चला, बहुत सारे लोगों ने खबर पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी, लेकिन पुणे के अंदर जब एक है तो सेफ है के नारे से, बटेंगे तो कटेंगे के नारे से एक ऐसी सरकार आई जिसको पता है कि हिंदुओं की ताकत क्या है। तो पुणे के अंदर इस देश का सबसे बड़ा बुलडोजर अभियान चला है, अभी पिछले महीने, अभी भी चल रहा है। 900 एकड़ जगह रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की जो थी वो खाली करवाई गई है। 900 एकड़। हम बाबा बुलडोजर वाले बाबा के शहर में बैठे हैं, यहाँ तो बुलडोजर चलते रहते हैं, लेकिन भारत में आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा बुलडोजर जो है वो अभी पुणे में चला है। 900 एकड़ ज़मीन और पता नहीं कितने जो है उसमें 1500 मज़ारें अवैध रूप से बनी हुई, क्या क्या ढहा दिया गया। और उसको रोकने के लिए भी 30 से ज़्यादा याचिकाएं अदालत में गई थी, लेकिन अदालत में चली नहीं, और उसके कारण तो ये जो एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, तो ताकतवर होंगे, अपने भविष्य को बचा पाएंगे, अपने देश को बचा पाएंगे। नहीं तो खतरा बहुत बड़ा है। इस बात को महसूस करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। मैं 1 मिनट का बस जी हाँ, इन्हीं के संक्षेप में 1 मिनट की बात बोलना। ये जो अभी भैया ने बताया ना कि पार्लियामेंट में सबसे पहले बोला गया कि हिंदू हिंसक है, तो हम उस पर ऑफेंशन ले रहे हैं कि अरे हमको हिंसक क्यों बोला। आप में से शिव जी को कौन कौन मानते हैं? यहाँ पे हाथ उठाएंगे। सब मानते हैं, है ना। आपको शिव जी की पूजा करनी है, ज़रूर कीजिए। मेरा बस ये अनुरोध है आप लोग से कि शिव जी के भोलेनाथ अवतार को थोड़े दिन के लिए आराम दीजिए, और भैरव और वीरभद्र अवतारों की पूजा शुरू कीजिए, आपको ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू। और हिंदू हिंसक होता है बोल रहे हैं, और हम बोल रहे हैं नहीं हिंदू हिंसक नहीं होता है। बोलिए हाँ होता है, हिंदू हिंसक होता है। भगवे में 2 रंग होता है, भगवे का रंग बनता है लाल और पीला मिला के। लेकिन अक्षत जी, सिर्फ कहने से नहीं होगा ना, वो हिंसक होके दिखाना पड़ेगा ना, कहीं तो दिखाना पड़ेगा। सिर्फ हमने कह दिया कि हाँ हम हिंदू। आप बताइए मैं टेबल में क्या फेंकूं गुस्से से। नहीं, मुझे अशोक भैया, मुझे आपकी एक बात अच्छी नहीं लगी। आपने स्वाति दी को परवीना बोला, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। नहीं, वैसे मैं बताऊं कि सांस्कृतिक व्यवहार ऐसे नेताओं के साथ शुरू हो गया है। नेता दौड़ाए तो जा रहे हैं हिंदुओं के द्वारा। कुछ कांग्रेसी नेता ये भी कहने लगे कि घर से निकलने में डर लग रहा है। और एक हमारे फेवरेट पत्रकार हैं, वो उन्होंने कहा ये जो नया भारत है, इस नए भारत में आपको क्या लगता है? अगर मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जाऊंगा, लोग मुझे देख के दौड़ा देंगे, मारने को दौड़ेंगे। उनका नाम है मैग्सेसे अवार्डधारी रवीश कुमार है। प्रखर सर से एक मेरा स्पेशली क्वेश्चन था इस सत्र को लेकर के, उसके बिना कंप्लीट नहीं होगा। प्रखर सर, कुंभ की बात हो रही है, पीछे लगा हुआ है एकता की बड़ी मिसाल। अभी अक्षत सर ने बताया कि हमें क्या क्या करना चाहिए, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन ये कुंभ के कारण जो एकता होती है, और उस पर अगर नेहरू जी के विचार में अगले 5 मिनट में न जानूं तो सर इस जनरेशन को भी पता होना चाहिए ना, यूथ को, कि इस देश में ऐसी राजनीतिक शक्तियां थी जिन्होंने कुंभ को रोकने के लिए क्या क्या किया है सर। और पहले प्रधानमंत्री थे सर। ठीक है, नेहरू जी को याद करे बिना दिन कैसे गुजर सकता है। लेकिन ठीक है, मैं भी एक अशोक जी ने जो बात कही, अशोक जी और मैं साथ में कुंभ गए थे, और हम लोग जब कुंभ गए तो हमने जो चीज़ देखी, हम लोग मजाक में कर रहे थे, लेकिन संदेश बहुत बड़ा था। अशोक जी, हम लोग सिर्फ गाड़ियों के नंबर देखते थे कि BR, AP, TN, KR, KA, और हम इतने खुश होते थे कि यार ये केरला से गाड़ी चलाकर
और गाड़ी भी कोई ऐसी नहीं कि इनोवा टाइप, मतलब जो मिडिल हाँ, सेगमेंट की middle जो class गाड़ियाँ वाली होती है गाड़ी। फैमिली चलाकर लेकर आ रहे हैं। केरला का व्यक्ति आ रहा है, तमिलनाडु का आ रहा है, आंध्रा का आ रहा है, उड़ीसा का आ रहा है, हम सिर्फ गाड़ियों के नंबर देखते थे अशोक जी हम लोग। तो सोचिए कि हम बोलते हैं कि भाषाओं पे जो देश को लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं उनको ये दिखाई नहीं देता। जो कहते थे कि भारत का अस्तित्व नहीं था, जो नेहरूवन सोच जो मानती है कि अंग्रेज़ों के पहले भारत जैसी कोई चीज़ नहीं थी, तो ये चीज़ नहीं थी तो कुंभ करने कैसे पूरे भारत से लोग अपनी गाड़ियों से आ रहे हैं? क्या किसी ने देखा पूरे कुंभ में कि जिसने जो डुबकी लगाई क्या उसकी जाति पूछी? हम पे जातिवादी होने के आरोप लगाते हैं, हम पर कहते हैं कि हम ये स्वर्ण मानसिकता, ब्राह्मणवादी मानसिकता, सब तरह तमाम तरह की बातें होती हैं। किसी ने जाति पूछ कर देखा कि कुंभ में कौन जाति का व्यक्ति कहाँ स्नान कर रहा है, कौन किसके साथ में खड़ा है, मेरे पास वाले का गोत्र कौन सा है, इसकी जाति क्या है? किसी ने नहीं देखी। पूरे भारत ने मिलकर लगाई। और जातियाँ, ये सवाल कौन उठाते थे? जिनसे पूछा जाना चाहिए। जहाँ पे बरेलवी की मस्जिद के अंदर जो है वो देवबंदी नहीं जा सकता है, देवबंदी में बरेलवी नहीं जा सकता है, शिया में सुन्नी नहीं जा सकता है, सुन्नी में शिया नहीं जा सकता है इनकी मस्जिदों में। वो लोग सवाल पूछते हैं, हमारी जातिवाद पे सवाल पूछते हैं। तो 66 करोड़ लोगों ने दिखा दिया जिस तस्वीर के नीचे हम बैठे हुए हैं कि हम एक हैं तो सेफ हैं। और जो बात कही, बदलते वक्त की बात कही, मैं आपने जो सवाल पूछा नेहरू जी को मैं याद करूँगा, लेकिन यहाँ पे अक्षत के बारे में भी एक बात कहना चाहता हूँ कि जो अभी अशोक जी ने कहा कि अभी बदलाव हुआ तो उसका क्या नतीजा होता है। पिछले दिनों मैं बुक फेयर में गया था। अक्षत तो मेरी ये मुलाकात पहली मुलाकात है, लेकिन मैं इनको इनसे जुड़ा एक किस्सा बताना चाहता हूँ। मैं बुक फेयर में गया, पुस्तक मेला जो दिल्ली में लगता है, तो मैंने देखा कम से कम 1000 लोगों की भीड़ एक तरफ भाग रही है। तो मुझे पहले मेरे मन में ख्याल आया कि यार ये कोई बॉलीवुड का कोई आ गया और ये सब उसके पीछे भाग रहे हैं। थोड़ी देर में एक बुक का जो स्टॉल था उसमें एंट्री बंद करनी पड़ गई कि भाई ये एंट्री बंद कर दो, अब इससे ज़्यादा लोग घुस नहीं सकते हैं इसके अंदर। तो मेरे साथ एक लड़का था, मैंने यार इतनी भीड़ कौन है, कौन सेलिब्रिटी आया, मुंबई से, बॉम्बे से, कोई बॉलीवुड से कोई आ गया क्या? बोला नहीं, ये अक्षत गुप्ता है, वहाँ पर अपनी बुक साइन कर रहे हैं। तो ये बदलाव है क्या? जो 2000, ठीक है कष्ट हुआ 2021 में, मुझे भी अपनी पुस्तक लाने में कष्ट हुआ, अशोक जी को भी हुआ, लेकिन रिजल्ट आपके सामने है कि ऐसी भीड़ किसी बॉलीवुड स्टार के पीछे भागती है, ऐसे मैंने अक्षत के पीछे भागते हुए देखा पुस्तक मेले में। बिल्कुल। और उसी पुस्तक मेले में जब मैं 15 साल पहले जाता था तो लिब्रुओं का कब्जा, मैं उनको लिब्रू कहता हूँ, लिब्रू गैंग का कब्जा होता था। वही बैठे हुए हैं, दाढ़ी खादी का टाल रखा है, और फिर वही जो है बैल हंसता नहीं है, बैल मुस्कुराता नहीं है, बच्चा जो है चांद में सूखी रोटी देखता है और वो इतने दिन से उसको खाना नहीं मिला है, चांद पे क्या भेज कर क्या होगा, रॉकेट, इस तरह की बातें करने वाले लोग वहाँ पे छाए रहते थे। वहाँ पर अक्षत छाता है। हम रस्किन बॉन्ड के बारे में सुनते थे कि साइन करवाने मसूरी लोग जाते हैं, वो देखा। तो ये बदलाव है। दूसरी बात आपने कही कि सांस्कृतिक उत्थान, हम कुंभ की जब बात कर रहे थे तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? देखिए, भारत हमेशा से कुंभ में आने से कोई किसी को रोक नहीं सकता था। अभी संसाधन हैं, अभी ट्रेनें हैं, सुविधाएं हैं, तो संख्या बढ़ती जा रही है। और खासकर युवाओं के अंदर एक बहुत क्रेज़ आया है कि हमको जाना है। अब वो अपने बुढ़ापे का इंतजार नहीं करता कोई व्यक्ति, कुंभ जाता। तो ये परिवर्तन है। लेकिन आज़ादी के बाद जिस सांस्कृतिक उत्थान की बात होनी चाहिए थी, जब बुलडोज़र चलाने की बात होती है, तो पहला बुलडोज़र, अगर भारत का कोई भी समझदार प्रधानमंत्री का पहला बनता तो उसको तो पहला बुलडोज़र कहीं चलाना चाहिए था तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पे चलाना चाहिए था। जिस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को जिन्ना ने कहा कि ये मेरा शस्त्रागार है, आर्सेनल है मेरा ये, और वहाँ के लड़कों ने, वहाँ पे पढ़ाने वालों ने पूरे पाकिस्तान के निर्माण को किया। आप जॉन एलिया को भी पढ़ते होंगे, आप तो कवि भी हैं। जॉन एलिया के एक बड़ा मशहूर वो है, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा उसके स्लैंग है वो थोड़ा, नहीं ज़रूरी है। तो जॉन एलिया से पूछा कुछ किसी ने कि क्या है पाकिस्तान के बारे में क्या कहेंगे, तो जॉन एलिया ने कहा कि ये पाकिस्तान क्या है, अलीगढ़ के चंद लौंडों की शरारत है। तो ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का योगदान है पाकिस्तान में, और वो जीवित खड़ा हुआ है। तो जो बुलडोजर आप कह रहे हो ना पहले क्यों नहीं हुआ, तो सबसे पहला बुलडोजर जो था, जो पुणे में आज चल रहा है, वो बुलडोजर बाबा पहला कोई व्यक्ति बनना चाहिए था जो अलीगढ़ को, एएमयू को निपटा देता। अब आप बात कर रहे हो, मैं उस वक्त नेहरू जी के भाषण पढ़े हैं मैंने कुंभ को लेकर। कुंभ के पहले वहाँ पर हमारे यहाँ प्रथा है कि जब भी कोई ग्रहण होता है तो गंगा स्नान करते हैं, जो भी पवित्र नदी होती है उसमें स्नान करते हैं। उनका एक लंबा चौड़ा 1952 के चुनाव में दिया गया भाषण है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये क्या पागलपन है कि एक ऊपर अंतरिक्ष में और खगोलीय घटना होती है और ये सारे पागल जैसे लोग गंगा नदी में नहाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। ये चुनाव के दौरान भाषण देते थे वो। एक 1952 के चुनाव का भाषण है और बड़ा पढ़कर खून खौल जाता है और तरस भी आता है उस व्यक्ति की बुद्धि पर। वो एक जगह पर कहते हैं कि आजकल
मंदिरों में संगमरमर का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है, और ये संगमरमर जब मैं मंदिर में देखता हूँ तो मुझे गुसलखाने यानी बाथरूम की याद आती है। मतलब भारत हिंदुओं के मंदिरों की तुलना उन्होंने शौचालयों से करी, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। ठीक है, आप कह सकते हो कि हमारी जो पुरातत्व शैली थी उसमें पत्थरों का इस्तेमाल होता है, आप दूसरे तरीके से कह सकते हो, लेकिन ये संगमरमर जो हैं ये मस्जिदों और मज़ारों में भी तो लगते हैं। लेकिन आपने मंदिरों को ही कहा कि इसको देखकर जो है मुझे ऐसा लगता है कि बाथरूम देख रहा हूँ। तो ये जब सोच का व्यक्ति प्रधानमंत्री होगा तो हमारा सांस्कृतिक उत्थान क्या होगा, जो अपनी अंतिम वसीयत में लिख के जा रहा है कि गंगा में मुझे इसलिए मेरे को प्रभावित कर देना मेरी कुछ अस्थियों को, इसलिए नहीं कि पवित्र है, इसलिए कि मेरा बचपन इसमें खेलते हुए गुजरा है। तो जब इस सोच के व्यक्ति प्रधानमंत्री बनते हैं और उसी सोच के लोगों को कंटिन्यू किया जाता है तो कहाँ से सांस्कृतिक उत्थान होगा, कहाँ से हम महाकुंभ से संदेश निकालने की कोशिश करेंगे कि हमने महाकुंभ को हमने क्या देखा कि इतने करोड़ लोग पहुँच गए। वो अंग्रेज़ BBC CNN वाले आ जाते थे, आप तो देखते थे सर, हर समय विदेशी आ जाते थे, वो नागा साधुओं में इंटरेस्ट पूरा। आज पहला कुंभ है, मैं खुद अपनी गलती मान रहा हूँ बीइंग ए TV जर्नलिस्ट। देखिए हर 4 साल में अलग अलग जगह पे कुंभ लगता है, नासिक में लगता है, उज्जैन में लगता है, हरिद्वार में लगता है, और महाकुंभ अपना प्रयागराज में लगता है। हम लोगों का पूरा इंटरेस्ट जो टीवी का होता था नागा साधुओं में होता था। नागा साधु कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, और यही विदेशियों का होता था, नहाते हुए लोग नग्न साधुओं को दिखाना, उनकी जटाएं दिखाना, वही सब करते थे। ये पहला कुंभ है, मैं जितने 25-26 साल के अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, ये पहला कुंभ है जिसमें कुंभ की आस्था पर बात हुई। कुंभ से एक संदेश निकला, प्रधानमंत्री ने ब्लॉग लिखा जिसमें संदेश निकला कि एकता का संदेश है, एक रहेंगे सेफ रहेंगे वाला संदेश दिया। पहली बार हमने महसूस किया, हम हर समय डिफेंसिव मोड में रहते थे कि यार जातिवाद है, छुआछूत है हमारे धर्म में, हम तो दलित उत्पीड़न करने वाले लोग हैं। हमने पहली बार एक कुंभ से संदेश दुनिया को दिया। होता तो पहले भी वही था, तब भी कोई जाति नहीं पूछी जा रही थी, चाहे वो उससे 14 साल पहले हो या उससे 14 साल पहले हो या उससे 14 साल पहले हो, कोई जाति नहीं पूछी जा रही थी। लेकिन ये संदेश, ये नैरेटिव, ये परसेप्शन, ये पहली बार बनाया गया कि भाई एक हो तुम, देखो सब मिलके हम जातियों में नहीं बटे हुए, संदेश देने की कोशिश की गई। मीडिया ने उसी भाव से काम किया, तो ये बदलाव की वजह से संभव हुआ। पहले क्यों नहीं होता था? क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री मानता था कि ग्रहण ऊपर हो रहा है, और पागलों की तरह हिंदू जो एक जगह पे नहाने चले जाते हैं, उसको मंदिर में लगा संगमरमर जो था वो गुसलखाने की याद दिलाता था। तो जब बदलाव होता है, जब नेतृत्व में बदलाव होता है तो जनता में भी बदलाव होता है, और जनता की जब सोच में बदलाव होता है तो नेतृत्व में बदलाव होता है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं मामले। डर का माहौल है बहुत डर का माहौल। स्वाति दीदी, आपने बहुत दिनों से कन्वर्जन के ऊपर लगातार काम किया है। ये जो डेमोग्राफी चेंज का है, मैं फादर पे तो नहीं आ रहा इस वक्त चादर पे ज़्यादा सीरियस हूँ, क्योंकि चादर मैंने देखा है नेपाल रूट, अगर कभी आप बिहार आएँ तो ये जो बॉर्डर स्टेट एरिया है उसमें अचानक आपको सड़क पर चादर दिख जाएगी, आपको खेत में चादर दिख जाएगी, हो सकता है फ्लाईओवर पे भी चादर दिख जाएगी। और ये जो बांटने की कला है, जिसका इकोसिस्टम इतना मजबूत है, इससे हिंदू कैसे बचे? जी देखिए, मुझे अशोक जी की बात बहुत अच्छी लगी कि जो चेतना अभी जिसकी हम बात करते हैं, हिंदू चेतना, हिंदुत्व की चेतना, ये भी काफ़ी, इसका बड़ा भाग एक टेम्पररी और एक जस्ट बिकॉज एक पॉलिटिकल कन्वीनियंस है अभी, या अपॉर्चुनिज्म है, उसकी वजह से है। मैं क्योंकि ग्राउंड पर काम करती हूँ, मैं आपको ये रियलिटी बता सकती हूँ कि जो चेतना की हम बात कर रहे हैं, इट्स नॉट इनफ। बहुत कुछ नहीं बदल रहा है, जितना होना चाहिए था इतने सालों में उतना नहीं हुआ है। क्योंकि अशोक जी ने संभल के दंगों की बात करी, तो मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं वहाँ गई थी, और हाँ, ये 1978 दंगों की न्यूज़ मैंने ही एक्चुअली ये एक तरीके से पब्लिश की थी जब वहाँ हुआ था। 1978 से पहले हिंदू उस जिसको वो मानते हैं कि उनका मंदिर है, वहाँ तक जाते भी थे। वहाँ पर बाहर एक कुआं था, वहाँ पर कुआं पूजन भी करते थे, और काफ़ी लोग वहाँ परिक्रमा तक लगाते थे। लेकिन 78 के दंगे नहीं थे, वो एक्चुअली वो पोग्राम था। वहाँ एक तरफा हिंदू ही मारे गए थे। एक अहाते में शायद 20 के करीब लोग, 20 के करीब हिंदू जिंदा जलाए गए थे। और जिस अहाते में जलाए गए थे, उनके पोते से मेरी बात हुई थी, जो अभी दिल्ली रहते हैं, क्योंकि पूरा परिवार वहाँ शिफ्ट कर गया था। जो मोहल्ला पहले हिंदू बहुमूल मोहल्ला हुआ करता था, वो आज पूरी तरीके से वहाँ एक भी हिंदू वहाँ नहीं बचा है। वो अहाता भी जो था, जो बहुत बड़ा कंपाउंड था जहाँ जलाया गया था बंद करके, उसका भी एक छोटा सा हिस्सा बस बाकी रह गया, क्योंकि वहाँ रामलीला की प्रैक्टिस होती है, बाकी सारा वो बिक चुका है।
1978 के बाद वहाँ इतनी तेज़ी से डेमोग्राफी बदली कि वहाँ सिर्फ 10% उस एरिया में हिंदू रह गए। दरअसल ये पूरे देश का पैटर्न है। 10-10 साल में जगह की डेमोग्राफी बदल रही है। चादर भी है और फादर भी है, दोनों ही तरीके से हो रहा है। आप एक समझिए कि कन्वर्जन, आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं होगा किस तरीके से कन्वर्जन इस ग्राउंड पर काम कर रहा है। बिजनौर की केस बताती हूँ। एक मुस्लिम समुदाय के आदमी ने दलित महिला से शादी की। वो महिला को कन्वर्ट कराया, वो हज भी होकर आ गई, लेकिन उसको जिला पंचायत का चुनाव लड़ाया दलित सीट पर, दलित महिला की सीट पर। 5 साल वो जिला पंचायत की सीट भी पकड़े रही दलित बनकर, जबकि वो हज में भी होकर आ चुकी। हमने उसकी कंप्लेंट डाली कि ये अभी दलित नहीं रही, ये हिंदू नहीं रही, क्योंकि ये तो कन्वर्ट हो चुकी है। प्रोसेस बहुत लंबा होता है लीगल, अगर आप लड़ें तो। वो सब कुछ पेपर वर्क कर करा के वो कास्ट स्क्रूटिनी कमेटी तक जाता है। उन्होंने कितने साल लगाए इस मामले में? 5 साल। 5 साल में वो पूरा वहाँ बैठकर, वहाँ जितना उन्होंने करप्शन करना था, पैसा खाना था, कमाना था, सब कर करा के वो सीट छोड़ गई। और बाद में जाकर कास्ट स्क्रूटिनी कमेटी ने कह दिया कि नहीं, वो एक्चुअली उनका सर्टिफिकेट फर्जी था। ये बताइए कि हज अगर आप होकर आ गए तो आपको धर्मांतरण हुआ है, इसके लिए कितना समय चाहिए? लेकिन हम सब जानते हैं एग्जैक्टली क्या वहाँ हिंदू जा सकता है, क्या वहाँ दलित जा सकता है? वहाँ जा ही नहीं सकता। ऐसे ऐसे मैंने केसेस कवर किए हैं। फतेहपुर की एक घटना, एक महिला और एक कपल, एक मुस्लिम बहुमूल गांव में वो अकेले कपल थे, क्योंकि वो वाराणसी से वहाँ काम करने आए थे अपने किसी दोस्त के कहने पर। उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, पीछे से उनके बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह भी कुछ बने नहीं थे। वो गांव के प्रधान के पास गए, उन्होंने कहा कि हमारे डॉक्यूमेंट्स बना दीजिए, हमें राशन कार्ड और ये सुविधाएं चाहिए। उस गांव का प्रधान मकबूल, उन्होंने कहा कि क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे लोग, उन्होंने कहा कि नहीं, आपका नाम बदलना पड़ेगा, आपका नाम फातिमा करना पड़ेगा और आपके पति का नाम अब्दुल्ला करना पड़ेगा, तब बन जाएगा। अब वो अनपढ़ लोग थे, उन्हें ऐसा लगा कि अच्छा कुछ होता होगा, नाम बदलना होता होगा। उन्होंने नाम भी बदलवा दिया, बचाइए। और उसके बाद क्योंकि नाम बदल गया तो उनके ऊपर इतना प्रेशर पड़ने लग गया कि क्योंकि अब अरे तुम अब्दुल्ला हो गए, अब तुम नमाज़ पढ़ने क्यों नहीं जाते, तुम फातिमा हो गई हो, अब तुम बुर्का क्यों नहीं पहनती, तुम खतना क्यों नहीं कराते। ये सारे प्रेशर्स उनके पास फिर पड़ने लग गए। यहाँ तक कि उनके ऊपर ये प्रेशर भी होने लग गया कि आपके क्योंकि कोई बच्चा नहीं है, आप हमारे समुदाय में से इस गाँव के किसी को अडॉप्ट कर लो, क्योंकि सबका ये उद्देश्य था, ऐसा मुझे फातिमा ने बताया। फातिमा नहीं है उसका नाम, मतलब वो हिंदू महिला ही है, कि हमारा घर जिससे बाद में किसी के नाम हो जाए। ऐसे ऐसे केसेस यहाँ धर्मांतरण के हुए। हम चेतना की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है यहाँ से 1.5 घंटे दूर रायबरेली है, वहाँ पर एक ऐसा केस हुआ है अभी कन्वर्जन का कि 50 हिंदू बच्चों को बिठाकर एक कमरे में उनको टॉफ़ी चॉकलेट उसका प्रलोभन देकर बुलाया और उनको भजन करवा रहे हैं, यीशु के भजन। और उनसे पूछा जा रहा है, जैसे एक एक्टिविस्ट ने वो रिकॉर्ड किया पूरा वीडियो, वो बच्चों से पूछ रहे हैं कि आप हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानते? वो कहते नहीं, हम उन्हें नहीं मानते। वो ये भी बता रहे हैं कि ईविल होते हैं, ये शैतान। हाँ, और बच्चों के नाम क्या है? अनुज, मनोज, सब हिंदू बच्चे हैं। इतने तेज़ी से ये काम चल रहा है और ये क्योंकि हमको दिखाई नहीं देता। ये दरअसल बहुत सारी चीज़ें इसमें हिडन होती हैं, ये सेंसस में भी नहीं दिखेगा। आज हम मुस्लिम समुदाय का भी डेटा 2011 से उसका आंकलन करते हैं, 14%। क्या आपको वाकई में लगता है ये 14% असली डेटा है? और ईसाई धर्मांतरण का तो नंबर हमको पता ही नहीं है, क्योंकि वो जानबूझ के अपना नाम नहीं बदलवाते वो अपना। और मैं आपको बता दूं कि रायबरेली केस में हमने ह्यूमन राइट्स कमीशन में कंप्लेंट डाली और ह्यूमन राइट्स कमीशन ने संज्ञान लेते हुए अब रायबरेली वाले केस में उसमें हस्तक्षेप किया है, क्योंकि हमारा ये कहना है कि बच्चों के ह्यूमन राइट्स वायलेट हुए हैं और उनको प्रॉपर काउंसलिंग देके वापस बुलाया जाए। ऐसे ऐसे यहाँ पर काम चल रहे हैं। अब ये बताइए कि चेतना सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या वाकई में इतने सालों में जो प्लेटफॉर्म सरकार ने आपको दिया है, जो हमें दिया है, क्या उसका उतना उपयोग हुआ है जो होना चाहिए था? मुझे लगता है नहीं हुआ है, क्योंकि आप ये देखिए कि जब फेवरेबल गवर्नमेंट है तो सब लोग अपना रिलीजियस एजेंडा तो बहुत चला लेते हैं। पाकिस्तान में आज 1% भी हिंदू बचा नहीं है। ऑफिशियल फिगर 2% की है, वो भी बहुत पुराने सेंसस की, और तब से तो इतने हिंदू आ चुके हैं, तो वहाँ मुझे लगता है 1% भी बचे नहीं हैं। उनका एक एजेंडा था, इस्लामिक एजेंडा था उस जगह का। उन्होंने, अब उनको हम कुछ भी कहें, पर उन्होंने उसको ऑलमोस्ट पूरा कर दिया। थोड़े बहुत वहाँ बचे हैं, शायद ये दिखाने के लिए उनको भी ये चाहिए कि नहीं, हमारे यहाँ भी कुछ माइनॉरिटीज़ हैं, पूरी ज़ीरो नहीं हुई हैं। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा होता है, हमारे यहाँ उसी जगह से हिंदू पलायन नहीं करता है। आप खबर उठा के देखिए पलायनों की, आपको सिर्फ हिंदू एक्सोडस ही दिखता है, चाहे कैराना हो, चाहे संभल हो या कोई और। मुझे ऐसा लगता है कि एब्सोल्युटली
आपने डरा हुआ मुसलमान सर, डरा आपने हुआ। जेम्स ऑफ बॉलीवुड का नाम सुना है? जेम्स ऑफ बॉलीवुड मैं ही चलाती हूँ। जिन्हें नहीं पता है मैं बता देती हूँ कि बॉलीवुड का जो डाउनफॉल हुआ है वो इसी हैंडल की वजह से ही हुआ है, इसी अकाउंट की वजह से ही हुआ है। बहुत जोरदार तालियां। और संजीव नेवर भाई तो नहीं है यहाँ पे, पर जैम मैंने उनके साथ शो किया है। एक्चुअली उन्हीं को बहुत ज़्यादा क्रेडिट है इस चीज़ का। ये अकाउंट ये बॉलीवुड को एक्सपोज करता है उन्हीं की क्लिप्स दिखाकर। इस अकाउंट को चलाने के बाद मैं कह सकती हूँ कि हमारी सोसाइटी बहुत हद तक एक एंटरटेनमेंट प्रधान सोसाइटी है। हमें बहुत पसंद है एंटरटेनमेंट। इवन हिंदुत्व के नाम पर भी आज हमें अधिकतर कविताएं, जिंगोइज़्म, यही ज़्यादा पसंद आता है। हमको एक्चुअली जो काम हमें करना चाहिए था, क्योंकि एक सरकार ने प्लेटफॉर्म एक आपको थोड़ा सा फेवरेबल वो माहौल दिया है, वो नहीं हुआ है। अगर होता तो हल्का सा भी कहीं धर्मांतरण या ऐसी खबरें आती तो हम सारे वहाँ पर पहुँचते। आपको पता है कि ये धर्मांतरण एक्टिविटीज़ होती भी हिंदू मोहल्ले में ही हैं। इवन पाकिस्तान में मिशनरीज एक्टिव हैं, वो भी हिंदू ही गाँव को टारगेट करती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बल्कि देखा जाए तो हम ये कह देते हैं कि हाँ उस समुदाय में भी जातिवाद है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू कन्वर्जन देयर इज़ नो एक्चुअली डिवीजन देयर। वहाँ पर मेजॉरिटी कम्युनिटी पाकिस्तान की नहीं होने देती। यहाँ पर भी हिंदू जगह कोई टारगेट किया जाता है, मेजॉरिटी में वहाँ पे भी हिंदुओं को नहीं टारगेट दीदी, किया वहाँ जाता का तो यूसुफ योहाना भी कन्वर्ट होके मोहम्मद यूसुफ बन गया ना, वो है। तो एब्सोल्युटली वो तो कन्वर्ट से कन्वर्ट हुआ। और दानिश कनेरिया की बात नहीं करेंगे हम लोग? नहीं, दानिश कनेरिया की बात करेंगे, वो बाद में करेंगे। सर आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं, उस पर बाद में तो बस मैं ये एक्चुअली आपसे कहूँगी कि ठीक है, हम सब कर रहे हैं और हम सब मानते हैं बहुत चेतना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रियल ग्राउंड वर्क होता हम डेमोग्राफी एक्टिवली चेंज करने की कोशिश करते, और जो रियल इश्यूज़ हैं जो देश को थ्रेटन करेंगे। अभी सब पीस है, ऐसा लग रहा है कि सब ठीक है, बट देखिए अभी पार्टीशन भी नहीं होगा। लेट्स बी रियलिस्टिक, क्योंकि अभी कोई ऐसा मूल कोई हिस्सा नहीं है पहले जैसे पंजाब और बंगाल था कि आपको लगे कि वो अलग हो जाए। अभी अगर होगा तो बहुत बुरा वाला, मैं उसको मेंशन भी नहीं पढ़ना चाहती, बट अंदर ही कुछ लड़ाइयाँ होंगी एंड दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी बैड। लेकिन उसका हम अभी भी बदल सकते हैं डेमोग्राफी जैसे इश्यूज़ पे फोकस करके, लेकिन उसकी जगह हम सारा जो अपना फोकस है वो बहुत अधिक तक एक मैं कहूँगी कि एक हिंदुत्व के नाम पे जो एंटरटेनमेंट चल पड़ा है उस पर भी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। लेट्स रियली गेट रियल एंड लेट्स फोकस ऑन रियल इश्यूज़ ऑन द ग्राउंड। अक्षय सर, चूँकि आप बॉलीवुड से भी क्लोज्ड हैं, लेखक हैं, ये एक लेफ्ट प्लस मुस्लिम का अलायंस जो हुआ है, टॉपिक तो हमारा यही है कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है बांटने में, और चूँकि बटेंगे तो ऑब्वियसली हम कटेंगे। तो ये जो लेफ्ट और प्लस मुस्लिम का अलायंस हुआ है, इसमें बॉलीवुड का ज़बरदस्त रोल रहा है पूरा एकदम ब्रेन वॉश करने में। कैसे हिंदू उस चीज़ से बाहर निकले? आप इस प्रश्न का पहले उत्तर दिए, उसके बाद चूँकि आखिरी सर है तो फिर उसके बाद मैं प्रमोद मिश्रा सर को भी इन्वाइट करूँगा। सर, उससे हिंदू कैसे बचे, और यहाँ पर क्या करें हिंदू के अपने? आपने बोला कि काल भैरव को जगाए, लेकिन बॉलीवुड वालों के खिलाफ तो काल भैरव कैसे जगाएंगे? वो तो पर्दे पे काम कर रहे हैं। ये जो हम लोगों की मानसिकता है ना कि हिंदू इससे कैसे बचे, हिंदू उससे कैसे बचे, ये सवाल, ये पॉइंट पे ही सोचने की ज़रूरत है कि अभी बचने की कोशिश नहीं करना पड़ेगा, अभी अपने को अग्रेसिव होने की ज़रूरत है। मतलब डेस्परेट मेजर्स वाला टाइम है। मैं ज़्यादा उर्दू नहीं जानता हूँ और बाई चॉइस थोड़ा दूर रहना पसंद करता हूँ, तो आप सोचिए कि अगर मुझे ये 3 शब्द पता है तो कैसे पता है? मैं एम श्योर आप तीनों को तो पता हो भी है, शायद आपको भी। दारुल अमन, दारुल हरम, दारुल इस्लाम। आप में से कितने लोग हैं जिनको ये नहीं पता है कि ये क्या बोल रहा हूँ मैं? दारुल अमन, दारुल हरम और दारुल इस्लाम नहीं पता है ना? सुनिए और अपनी अपनी उंगली को अपने मुंह में डालने के लिए तैयार हो जाइए। दांतों तले उंगली दबाने वाली बात है सच में। और क्योंकि मुझे नहीं उर्दू आती तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो मुझे भी कहीं से पता चला होगा, तो ये मेरे बनाए हुए टर्म्स तो नहीं हैं। गज़वाए हिंद सुना होगा आप लोगों ने, है ना? ये सब ने सुना है। तो गज़वाए हिंद ये एक प्लान है कि पूरा जो हिंद है वो मुस्लिम कंट्री में कन्वर्ट, इस्लामिक स्टेट बना लेंगे। लेकिन बना लेंगे तो उसका कोई प्रोसेस भी सोचा होगा, कुछ स्टेप्स भी सोचे होंगे। 3 स्टेप्स हैं। पहला है दारुल अमन, कि जहाँ हमारी तादाद कम है वहाँ हम हिंदुओं के साथ प्यार से रहेंगे, भाईचारा एज इट इज़ कॉल्ड, पीस। सेकंड है दारुल हरम, या तो हमारी तादाद उनके बराबर हो गया, हमारा पॉपुलेशन उस
स्पेसिफिक एरिया में उनके बराबर हो गया है, या कम भी है तो हमको लगता है कि हम लड़ सकते हैं, इनको खदेड़ सकते हैं, तो इनको खदेड़ा जाएगा। लेकिन जब खदेड़ा जाएगा तो सिर्फ इनको खदेड़ा जाएगा, मतलब पुरुषों को, महिलाओं को और बच्चियों को रख लिया जाएगा। ये है दारुल हरम। और ये करते करते थर्ड फाइनल स्टेज है। तो ये क्या बोलते हैं कि दारुल अमन मतलब प्यार से रहेंगे, पीस। फिर दारुल हरम आता है जहाँ पे हम पीस बोलते बोलते पीस बाई पीस कटना शुरू होते हैं इनके हाथ से। तो ये है दारुल हरम कि तुम अब ये क्षेत्र, ये एरिया छोड़ के जाओ, तुम जाओगे, तुम्हारी महिलाएं नहीं जाएंगी। और मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, कश्मीर में ये हुआ है। आपको कुछ नहीं बताया उस फिल्म में, उनकी अपनी मजबूरियाँ रही होंगी। तो सेकंड में आपको रख लिया जाएगा, हमको भगाया जाएगा। और अगर हम हाथ पैर जोड़ के बोलेंगे कि ऐसा मत कीजिए, इनको मत रोकिए, हमको यहाँ रहने दीजिए, तो फिर तीसरा स्टेज है फाइनल दारुल इस्लाम कि ठीक है, तुमको यहाँ रहना है, तुमको अपनी महिलाओं को बचाना है, इस्लाम कबूल कर लो। और इस्लाम कबूल नहीं करो तो क्षेत्र छोड़ो। आप एक क्षेत्र छोड़ेंगे, आप दूसरा क्षेत्र छोड़ेंगे, आप संबल छोड़ेंगे, आप कश्मीर छोड़ेंगे, एक दिन आप दुनिया छोड़ देंगे। और हम पहले सिविलाइजेशन नहीं होंगे जो गायब हो चुके हैं। इन्हीं लोगों ने कई ऐसे सिविलाइजेशंस को हमारे पहले ख़त्म कर दिया है। दूसरी बात, ये जो बात हो रही थी बॉलीवुड की बात, एक बहुत पहले फिल्म आई थी, मैंने देखी नहीं है वो फिल्म, या बचपन में देखी होगी तो याद नहीं, मुझे किसी ने बताया, कितना सच कितना झूठ वो आप लोग खुद डिसाइड कीजिएगा। एक फिल्म आई थी जिसमें रेखा मैम हीरोइन थी और विनोद मेहरा हीरो होते थे, और उसमें कुछ लोग रेखा जी के साथ अभद्र व्यवहार कर लेते हैं और वो आके रोते रोते घर में बता देती हैं, जिसके बाद घर जिसके बाद फिल्म के ख़त्म होते तक पति अपनी समकक्ष को, अपनी पत्नी को अपना नहीं पाता है पूरे तरीके से। रोता है, बिलखता है, दोनों तकलीफ पाते हैं, अलग अलग कमरे से कुछ होता है, लेकिन वो कुछ करता नहीं है। ये था उस समय का सिनेमा। और फिर अभी आप एक सिनेमा देखें कुछ साल पहले, जिसमें एक आदमी खड़ा होके दरबार में बोलता है कि गलत किया तुमने देर से ना, महिलाओं पे हाथ डालने वालों का हाथ नहीं काटते उनका गला, और पूरे देश ने ताली बजाई, है ना। ये फ़र्क है, समय के साथ फ़र्क आएगा, आ रहा है, आगे और आएगा, लेकिन उसके लिए निरंतर काम करते रहना पड़ेगा। हम सोचेंगे कि आज कर लिया, अरे आज तो बहुत कर लिया, अब अगले महीने देखेंगे, अब अगले साल देखेंगे, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। तो इन चीज़ों पे हम ही को काम करना पड़ेगा कि वो भाईचारा, वो भाई हो गए, हम चारा हो गए, वो पीस बोलते बोलते हम लोग को पीस कर रहे हैं और हमारा पीस हो रहा है। तो बॉलीवुड की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। बहुत सारे अच्छे, सिर्फ लेखकों की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे अच्छे टेक्नीशियंस खास तौर पे, उनको इस बिना पे डिसाइड किया, मतलब अगर सामने वाला जो काम देने वाला है वो अगर कोई और है, तो लेने वाले का काम अगर 19 है और मेरा काम 21 है, लेकिन 19 जिसका काम है वो उनके समुदाय का है, तो उसी को काम मिलेगा। ये है, मैं रह रहा हूँ पिछले 10 साल से ऐसे लोगों के बीच में। तो आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत नहीं है। और आपके मेरे इस पूरे देश का कोई कोना, कोई बिजनेस, कुछ भी इस बात से अछूता नहीं है कि हम लोग ये फेस कर रहे हैं। जितनी जल्दी इसको फेस टू फेस करेंगे अच्छा रहेगा, नहीं तो यही होता रहेगा। आखिरी बात, 1 मिनट, उस समय भैया कुछ बोले तो बात रह गई कि ये जो बात है ना कि हिंदू हिंसक, नहीं, हम हिंसक नहीं होते हैं। आप सबसे पहले पंक्ति पे ये आर्ची बैठी हैं, आर्ची राइट, भगवा कलर पहनी है, हम सब के ये जो गले में बेल्ट है सब में भगवा है, हाथ में भगवा है, पीछे भगवा है, वो पीछे खड़े हैं उनका भगवा है। भगवा रंग जो है ना वो 2 रंग मिला के बनता है, वो है लाल और पीला। लाल है प्रतीक खतरे का, खून का, डर का। पीला है प्रतीक ठंडक का, चंदन का। सीधी सी बात है कि अगर इन्होंने जो भगवा पहना है, उन्होंने जो भगवा पहना है, भगवा पहनने वाले के हाथ में नहीं होता है कि सामने वाले को उस भगवे में कौन सा रंग दिखेगा, वो देखने वाले के आंख में होता है कि उसको कौन सा रंग दिखेगा। अगर आप मुझसे प्यार से मिलेंगे तो आपको चंदन की ठंडक, पानी की शीतलता मिलेगी इसी भगवे से। मगर अगर आप मुझसे गलत तरीके से मिलेंगे, तैश से मिलेंगे, मेरा नुकसान करने के लिए मिलेंगे, तो आपको लाल ही दिखेगा और दिखना भी चाहिए। तो हिंसक होना पड़ेगा तो होंगे। सत्र को समाप्त करने से पहले, प्रमोद सर को इनवाइट करने से पहले, मैं 2-3 चीज़ें लिख करके आया था आपके लिए, क्योंकि एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। देखिए, हमको 3 तरह से बहुत क्रिस्टल क्लियर थॉट प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। टैक्टिकल वोटिंग,
जो अब आपको विकास नहीं ढूंढना है कि विकास होगा उसको वोट करेंगे एजुकेशन के नाम पे। जो सनातन की बात करेगा, जो हिंदुत्व की बात करेगा, उसको चुनेंगे। वो किसी भी पार्टी से हो, लेकिन उसको क्लियर ये अपनाना पड़ेगा कि आपको सनातन की बात करनी है। सनातन द्रोहियों के साथ क्या व्यवहार करना है? सर जी, सड़क पर सांस्कृतिक रूप से दौड़ाना पड़ेगा। उनके लिए डर का माहौल जो देश में होना चाहिए, जो एक पूर्व उपराष्ट्रपति ने कहा था कि इस देश में मुसलमान अल्पसंख्यक डरे हुए हैं। आई एम सॉरी, इस देश में डर का माहौल पैदा करना बहुत आवश्यक है। और तीसरा पॉइंट मैं लिख करके आया हूँ, बिजनेस। अर्थ की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। अभी अक्षत सर की किताब बेस्ट सेलर में शामिल हुई, प्रखर सर की हुई। जो हमारी बात करेगा, हमारे हित के फिल्म बनाएगा, चाहे वो छावा बनाए, चाहे वो कश्मीर फाइल्स बनाए, ऐसी फिल्में तो हम देखेंगे, ऐसे लोगों के साथ भी बिजनेस करेंगे। लेकिन जो फलों में थूक मिलाएगा, आई एम सॉरी, मैं उस फल को अपने महादेव को अर्पित करता हूं, उनके साथ धंधा नहीं करूंगा। जो बिंदी लगाएगा, शेफाली दीदी नहीं आई हुई है, मैं उनका बड़ा प्रशंसक रहा हूं, क्योंकि उन्होंने उस नफ्स पे वार किया था। आपको बिजनेस करना है और आपने दीपावली में हमारी माता बहनों के माथे से बिंदी हटा दी। फिर सनातन की पहचान क्या है? दीपावली को जश्न उत्सव कुछ बता रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ना, इन तीन चीज़ों पे अगर हिंदू फोकस करना शुरू करेगा, ये चादर भी डरेंगे और फादर भी डरेंगे। और अब सत्र के समापन से पहले, चूंकि इतना अच्छा इवेंट कराया है प्रमोद सर, इस सब्जेक्ट पर आप कुछ नहीं बोलेंगे तो डरेंगे। जी 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 जी, बस एक छोटी सी चीज़ बोलना चाहती हूँ। देखिए, चेतना बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे वेदों में अगर आप जाएं, जो हमारे मूल ग्रंथ है, उसमें एक्शन, उसका बहुत बड़ा महत्व है। इनफैक्ट वेद तो बढ़ा ही इससे कि शत्रु का नाश किया जाए। हर तीसरे चौथे वर्ष में आपको यही मिलेगा। हमारे यहाँ शत्रु बोध की बात है, लेकिन अगर हमारे नाम देखें आप, ट्रेडिशनल शत्रुघ्न, शत्रु का वध करना, उसको ख़त्म करना, मधुसूदन, हमारे यहाँ बोध से ज़्यादा शत्रु का नाश करने पर हमेशा एम्फेसिस रहा है। गीता भी 700 श्लोकों की गीता है लगभग, और उसमें सब कुछ है, जीवन का सार है उसमें, जीवन, कर्म, मोक्ष सब कुछ है। लेकिन गीता के बाद क्या होता है? 18 दिन का युद्ध होता है। यानी एक्शन को हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। चेतना के बाद एक्शन होना ज़रूरी है, और वही मुझे लगता है कि जो हम बात कर रहे हैं कि एक है तो सेफ है, एवरीथिंग, एवरी दिस चेतना मस्ट बी फॉलोड बाय एक्शन। प्रमोद सर, सत्र समाप्त करने से पहले इसी सब्जेक्ट पर मैं चाहता था आप 2 मिनट ज़रूर बोलें। एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। आप वहाँ से बोलिए, मैं उठ जाता हूँ गुरुजी। मुझे तो ऐसा लगा कि मुझे शायद ये आज के दिन का अंतिम सत्र है, तो धन्यवाद प्रकाश करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण आप हैं, और आप हैं तो इसलिए ये हैं, और इसीलिए आए हैं ये। एक है तो सेफ है में इतनी शांति और एकता के साथ धैर्य बनाए रखना और सुनना, और बीच बीच में तालियों की गड़गड़ाहट ये बताती है कि कितना गंभीर श्रोता आज इस सभागार में उपस्थित है। वक्ताओं ने अपना धर्म निभाया, श्रोताओं ने अपना धर्म निभाया, अपनी मर्यादा का पालन किया। जहां हस्तक्षेप करना था, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका समर्थन किया। कुछ बातें हमारे भी जहन में आई तो बोलना लगता है कि बोल देना चाहिए। एक शायर ने एक शेर कहा बड़ा पिछले दिनों, प्रखर भाई बताएंगे कौन था वो, मुझे याद नहीं आ रहा है, और मुझे उनका नाम याद भी नहीं रखना चाहता हूँ मैं। सभी का खून है शामिल, आपके शहर के बड़े ट्रोल हुए सर। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बड़ा शायद हम में से भी बहुत से लोगों को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि शायरी है, सुनने में बड़ी अच्छी लगती है। उनके जवाब में मैंने एक जगह पे कहा था, और मैं भी यहाँ पर भी निवेदन करना चाहूँगा, और मैं उन्हीं की लाइनों को थोड़ा संशोधन करके मैंने लिखा, हमारे खून में शामिल यहाँ की माटी है। तो पहले मैं उनकी लाइन फिर से सुना दूँ, फिर आप सुनिएगा। सभी का खून है शामिल
यहाँ की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो हमने लिखा था, हमारे खून में शामिल यहाँ की माटी है। मैं ये कहता, ये धरती हमारी मातृभूमि है। अब तुम्हारे बाप की हो ना हो, हमारे तो बाप की भी है, और ये मातृभूमि हमारी मातृभूमि है, और हमारे लिए ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी के शब्दों में याद आ गया मुझे, तो मैं कह देता हूँ, हमारे लिए ये देश जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। कभी आपने भारत के नक्शे को देखा है? हिमालय इसका मस्तक है, गौरी शंकर शिखा है, कश्मीर इसका किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, दिल्ली इसका दिल है, विंध्याचल कटिया नर्मदा कर्दनी है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दो विशाल जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके पंजे हैं, सागर इसके चरण डुलाता है, मलयानिल विजन डुलाता है, पावस के काले काले मेघ इसके कुंतल केश राशि हैं, चांद और सूरज इसकी आरती उतारते हैं, वसंत इसका श्रृंगार करता है। ये देवताओं की भूमि है, आचार्यों की भूमि है, तीर्थंकरों की भूमि है, सन्यासियों की भूमि है, सेनानियों की भूमि है, सम्राटों की भूमि है, ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है, इसका कंकड़ कंकड़ शंकर है, इसका कण कण हमारा प्यारा है, इसका जन जन हमारा दुलारा है। और जैसा आपने अभी गंगा का नाम लिया था, तो हम जिएंगे इस देश के लिए, और कभी अगर मृत्यु ने अपनाया तो मरेंगे भी देश के लिए। और मरने के बाद यदि हमारी अस्थियां गंगा जी में फेंक दी गईं तो एक ही आवाज़ सुनाई देगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये है, ये जो लोग कहते हैं ना, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। अगली लाइन नहीं बताई है, आबे रूदे गंगा वो दिन है याद तुझको। सुनिए अल्लामा इकबाल, और याद रखिएगा इस लाइन को, जो चुनौती दे रहा है आपको और गंगा को, और गंगा के कछार को, जहाँ इतना बड़ा महाकुंभ हुआ है। अयाब रूदे गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। चुनौती दे रहा है वो कि यूनानो मिस्र रूमा सब मिट गए जहाँ से, हम अभी हैं, क्योंकि वो मुस्लिमों के बारे में कह रहा है। तो ये जो गंगा जमुनी, जिसको मैं कहता हूँ गंगू जुम्मन तहजीब, ज़रा इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। अशोक भाई साहब ने कहा कि एक नेता प्रतिपक्ष 99 सीट जीत करके आए, और पहली बार उन्होंने सदन के पटल पे ये बात कह दी कि हिंदू हिंसक होता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जहाँ हम बैठे हैं, वहाँ पर भी एक नेता खड़े हुए और उन्होंने कह दिया कि अयोध्या के राजा अवधेश बैठे हैं यहाँ। लेकिन जैसा आपने कहा ना कि इस देश की जनता ने आपको गोदी में बिठा रखा है, उस देश की जनता ने बता दिया कि अयोध्या के राजा कौन है। और अभी 10 में से 8 सीटों पर जो उद्घोष हुआ हिंदुत्व का पुनः, और पुनः जो प्रतिस्थापित हुआ धर्म, वो जनता जागृत हो गई है, और ज़्यादा दिन नहीं चलता। और भगवा की बात कही आपने, भगवा पे आपने कहा भगवा क्या है, फिर से अटल जी की याद दिला देते हैं आप। भगवा है पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, मिटाती अमावस लुटाती उजाला। तो भगवा तो हमारे लिए क्रांति का विषय है। अभी आप स्वाति जी भी कह रही थी, राघव का नाम लिया और कुछ हमारे आराध्यों का नाम लिया आपने कि उन्होंने क्या क्या प्रेरणाएं दी। इस पर भी अटल जी ने बहुत अच्छे अपने शब्दों में कहा है, चकाचौंध दुनिया ने देखी सीता के सतीत्व की ज्वाला। चकाचौंध दुनिया ने देखी सीता के सतीत्व की ज्वाला, विश्व चकित रह गया देखकर नारी की रक्षा निमित्त जब महाकाल की बलिवेदी पर नर क्या वानर ने भी अपना अगणित होकर हर्ष से सस्मित शीश चढ़ाया। कोटि कोटि आकुल हृदयों में सुलग रही है जो चिनगारी, अमर आग है, अमर आग है। ये हमारी हिंदुत्व की, लेकिन आपने कृष्ण का भी नाम लिया था, तो यही आग प्रज्वलित हुई थी यमुना की आकुलाओं से। यही आग
प्रज्वलित हुई थी यमुना की आकुल आहों से, अत्याचार प्रपीड़ित ब्रज के अश्रु सिंधु में बढ़वा नल बन कौन सह सका माँ का क्रंदन। दीन देवकी ने कारा में सुलगाई थी यही आग जो कृष्ण रूप में फूट पड़ी थी, जिसको छूकर माँ के कर की लड़ियाँ पक्की कड़ियाँ चट चट टूट पड़ी थीं। कोटि कोटि आकुल हृदयों में सुलग रही है जो चिनगारी अमराग है, अमराग है। सावरकर ने कहा, सावरकर से एक बार स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में लोगों ने पूछा, यदि मुस्लिम लीग आपका इस स्वतंत्रता संग्राम में साथ नहीं देती तो आप क्या करेंगे। आज के परिप्रेक्ष्य में उसका उदाहरण दे रहा हूँ, क्योंकि एक हैं तो सेफ हैं क्यों जरूरी है। सावरकर से लोगों ने, पत्रकारों ने पूछा, यदि मुस्लिम लीग आपका स्वतंत्र समर में साथ नहीं देती तो आप क्या करेंगे। सावरकर ने कहा, मुस्लिम लीग यदि हमारे साथ आती है तो उसके साथ, वो हमारे साथ नहीं आते तो उनके बिना, और यदि वो हमारा विरोध करते हैं तो उसके बावजूद भी हम अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र करा करके रखेंगे, और ये हमारा काम है, ये हमारा महायज्ञ है। हमें एक होना ही पड़ेगा हमारी एकता के विरोध में, और हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए, हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए वो हमारे साथ आते हैं तो हम उनके साथ, वो हमारे साथ नहीं आते तो उनके बिना, और अगर वो हमारा विरोध करते हैं तो प्रखरता के साथ, दृढ़ता के साथ, जड़ता के साथ, और आवश्यकता पड़े तो कठोरता के साथ उनका विरोध करना हमारा धर्म है, हमारा राष्ट्र धर्म है। इन्हीं शब्दों के साथ चूँकि आप आए, इस दिन की सफलता का मूल्यांकन आप करेंगे। जो हमारे वक्ताओं ने अपने वक्तव्य दिए उससे क्या लाभ हुआ, इसका मूल्यांकन आप करें। प्रथम दिवस संपूर्ण हुआ, इस पहले दिन की पूर्णाहुति तक आपने धैर्यता के साथ हमारा साथ दिया, हमें आशीर्वाद दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से आभारी हैं हम अपने गुरु वशिष्ठ न्यास के सभी न्यासियों की तरफ से, तमाम वो कार्यकर्ता जिन्होंने आज अथक परिश्रम किया है। मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ उनको और धन्यवाद देता हूँ उनको। प्रभु हम सभी को दीर्घायु करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद सर। तो इसके निचोड़ पर एक लाइन में बात करें, क्योंकि एक प्रश्न आया है वो मैं नहीं ले पाया, उसके बिना सत्र कंप्लीट नहीं होगा। सर, आज भी हम नुपुर शर्मा के पक्ष में एक होकर उसका साथ क्यों नहीं दे पा रहे हैं, भाजपा ने उसको क्यों निकाला। ये पॉलिटिकल प्रश्न ज़रूर है, इसका उत्तर सर आप देंगे सर। देखिए ऐसा है कि मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, कई चीज़ें बहुत टेक्टिकल होती हैं राजनीति में, बहुत सारी चीज़ें जो हैं टेक्टिकल होती हैं, उनको समझने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि देखिए जो कार्रवाई हुई उस पर बहुत पीड़ा हुई, हमको भी पीड़ा हुई, लेकिन इकोसिस्टम तो देखिए ना, इकोसिस्टम कैसा है कि नुपुर शर्मा के खिलाफ तो कार्रवाई हो गई, लेकिन जिस व्यक्ति ने नुपुर शर्मा के साथ बैठ करके हमारे महादेव के लिए जो अपशब्द कहे थे, वो टेलीविज़न चैनलों का आज भी हिस्सा है। उसका विरोध क्यों नहीं होता भाई? उसको बाकी चैनल जो हैं इस देश के, मैं देखता हूँ जिनको गोदी मीडिया कहते हैं, वही लोग उस व्यक्ति को अपने चैनलों में बैठा के एक घंटा बैठा के डिबेट करते हैं। तो ये देखिए सिस्टम तो अभी बदला नहीं है उतना जितना बदलनी चाहिए, मैंने पहले ही कहा। लेकिन दूसरी बात है, कुछ चीज़ें टेक्निकल होती हैं। नुपुर जी का भविष्य उज्ज्वल है, हालांकि उनकी जो सुरक्षा है वो सवाल उनके सामने हमेशा बना रहेगा, लेकिन नुपुर जी आएंगी, सही समय पर आएंगी, इंतज़ार कीजिए। और वो सही समय लाने के लिए जो टैक्टिकल वोटिंग इन्होंने कहा ना, वो आपको करनी पड़ेगी। और टैक्टिकल वोटिंग के बिना देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, आज भी लोग कहते हैं कि ठीक है बीजेपी में भी कई तरह की धाराएं आई, कई तरह की राजनीति आई, कई तरह के नेता हैं बीजेपी में भी, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किसको नेता स्वीकार कर रहे हैं। अब दो मुख्यमंत्री बीजेपी के हो सकते हैं, एक बाबा योगी आदित्यनाथ भी हैं और एक और कोई मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन हर एक का मॉडल अपना अपना। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज योगी जी का मॉडल सब क्यों पसंद कर रहे हैं? क्योंकि योगी जी के मॉडल में के पीछे आप लोगों की ताकत है। तो वो जो ताकत खड़ी होगी तो चीज़ें बदलेगी। तो नुपुर जी को लेकर मुझे लगता है वक्त आएगा, उस सही वक्त का इंतज़ार कीजिए और थोड़ा सा टैक्टिकल हो जाइए। कई चीज़ें अलग अलग समय पर अलग अलग काम होते हैं, उसका इंतज़ार करना चाहिए। मैं थोड़ा पॉलिटिकल एक बयान दे दूं उसके बाद। देखिए ये क्वेश्चन आया था तो मैं बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन आपने पूछा सुरेश जी।
आपको कौन सा हिंदू पसंद है? वो हार्दिक पटेल जो कास्ट के नाम पे गुजरात को बांट रहा था, या वो हार्दिक पटेल जो आज सुबह सुबह जय श्री राम का नारा लगाता है? इसका आंसर आप स्वयं दे लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि भाजपा की मूल विचारधारा कहाँ आपको ले जाती है। आपको कौन शहला रशीद पसंद है? वो JNU की 2015 वाली जिसके फैन अभी अशोक श्रीवास्तव सर हैं। आई थिंक इससे ज़्यादा क्लियर मैं नहीं कह सकता। एक छोटी सी बात और बता दूं मैं, हालांकि मैं कोई आधिकारिक बयान नहीं दे रहा हूं, लेकिन इस बात को महसूस कीजिएगा कि RSS प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत के कुछ बयानों को लेकर पिछले दिनों बहुत बवाल हुआ। जो हिंदू थे उन्होंने भी कहा कि ये ऐसा कैसे कह सकते हैं। मैं उन बयानों में नहीं जा रहा, आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन कई लोगों से मेरी चर्चा हुई जो संघ मामलों के जानकार थे, जो थे, मैंने कहा इस तरह के, तो जो अंदर की बात थी, जो थोड़ा बहुत जानकारी मिली, उन्होंने मेरे को एक बात कही। उन्होंने कहा आप क्या चाहते हैं? जो अक्षत जी ने कहा उस बात से मैं पूरा सहमत हूँ, लेकिन सवाल ये है कि क्या उसके लिए हम तैयार हैं? उन्होंने कहा कि भाई RSS या BJP, आप चाहते हो कि क्या इस देश में डायरेक्ट कन्फ्रंट करें सड़कों पर? कन्फ्रंट अगर करना है तो करिए, लेकिन सवाल ये कि क्या आप कन्फ्रंट करने के लिए तैयार हैं? फर्ज कीजिए कि आज अगर आप सब कुछ कन्फ्रंट करके करना चाहते हैं तो भैया मुझे बता दीजिए, आप लोगों के घरों में, आप लोगों के घर के अंदर कोई अगर हमला करता है तो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए कुछ रखा है? या डिफेंस के लिए नहीं, ऑफेंस के लिए आपके पास कोई चीज़ है या कोई तरीका आप लोगों के पास है? तो पहले तैयार तो हो जाइए। देखिए ये कड़वी लग सकती है, लेकिन सच्ची बात यह है कि हिंदू अभी तैयार नहीं है। हिंदू अभी ना लड़ने के लिए तैयार है, ना हिंसक होने के लिए तैयार है, ना पूरी तरह से टैक्टिकल वोटिंग के लिए तैयार है। अभी इन्होंने कहा ना, आज तो हमको लग रहा है कि हाँ ये नेता अच्छा, बड़ा अच्छा हो रहा है, कल को हम कहेंगे अरे यार देखो GST देना पड़ रहा है 18%, तब हमको GST याद आएगा, हमको पेट्रोल भी याद आएगा, तब हम वो सब भूल जाएंगे। वो लोग वो नहीं भूलते, लेकिन हम लोग बहक जाते हैं, या फिर हम जाति पे बहक जाएंगे। तो देखिए अभी हम लोग पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हैं, तो तैयार होने की ज़रूरत है, और तैयार होने के लिए आपकी भूमिका है। अक्षत जी जैसे लोग हैं वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, जिसने छावा फिल्म बनाई वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, सब अपनी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन तैयार होना पड़ेगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोग सभी जुड़े उसके लिए बहुत बहुत आभार। अक्षत सर थैंक यू सो मच, दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रखर सर, अशोक सर धन्यवाद। जय श्री राम।